बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए अच्छा दिन थोड़ा बेहतर हो सकता था, अगर आप ये कहना चाहें तो। एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट बैंक निफ्टी की वजह से, जो पिछले 1-1.5 घंटे में करीब 300 पॉइंट फिसला, तो उसकी वजह से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट रही। बट मिड कैप अच्छे हैं, स्मॉल कैप अच्छे हैं, इवन IT में अच्छी रिकवरी है। ओवरऑल ठीक है मार्केट। हाँ, ऊपरी स्तर से जरूर हल्का हुआ है, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। वीरू, गुड आफ्टरनून। और शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 26,000 के करीब पहुंचकर निफ्टी में मुनाफा वसूली का दबाव। निफ्टी दिन के हाई से करीब 80 पॉइंट नीचे आया। भारती, रिलायंस, HDFC बैंक ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी लाल निशान में आया। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी ऊपरी स्तरों से हल्का दबाव। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी बड़े सटीक मजबूत नतीजों से लाइफ हाई पर पहुंचा BSE। साथ ही अंबर एंटरप्राइजेस भागा। उधर स्पॉटलाइट बजाज ऑटो ने पकड़ी रफ्तार और चार्ट जीपीटी बंधन बैंक में भी जोरदार तेजी कायम। सोने ने इक्विटी को छोड़ा पीछे। गोल्ड ETF में हुआ इक्विटी से ज़्यादा निवेश। एमपी के मुताबिक जनवरी में इक्विटी में निवेश 14% घटा, तो वहीं गोल्ड ETF में निवेश बढ़कर हुआ दोगुना। दिसंबर के बराबर 31,000 करोड़ रहा SIP का नंबर। BSE के अच्छे नतीजों ने दूसरे कैपिटल मार्केट शेयर में भी भूखी जान। करीब 2.5% चढ़ा इंडेक्स, 3% चढ़ा KFin टेक, UTI EMC और एंजल वन। साथ ही ऑटो, मेटल और IT शेयर में भी रौनक कायम। वहीं फार्मा और सरकारी बैंक आज बैकफुट पर। इटर्नल और स्विगी में आज जोरदार तेजी। 4 से 6% उछाल के साथ वायदा की टॉप गेनर्स में शामिल। स्विगी के हैंडलिंग चार्ज फिर से लेने की खबरों ने भरा जोश। ब्लिंकिट भी कुछ इलाकों में डिलीवरी फीस एग्जेम्पशन खत्म करने का कर रहा है टेस्ट। ऑटो कंपनियों के लिए कल बड़ा दिन। M&M और अशोक लेलैंड पेश करेंगे तिमाही नतीजे। 32% बढ़ सकता है M&M का मुनाफा। रेवेन्यू और EBITDA में करीब 30% ज्यादा का उछाल संभव। हालांकि फ्लैट रख सकता है मार्जिन। साथ ही दिवीज लैब और MFSL के नतीजों का भी रहेगा बाजार को इंतजार। ओके, चलिए अब बात करते हैं आज की मार्केट की। और एक अच्छा दिन मार्केट के लिए। हाँ, ये ज़रूर आप कहेंगे कि हम गए ऑलमोस्ट 26,000 तक, लेकिन किसी का ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी का दिन है। ऑप्शन राइटर भी इतनी आसानी से अपनी ग्रिप नहीं छोड़ेंगे। और आज परफेक्ट दिन है एक्चुअली ऑप्शन राइटर्स के लिए। पिछला थर्सडे उनके लिए एक सबसे ख़राब दिन रहा शायद इतिहास का, पिछला ट्यूसडे रादर। और तो इस ट्यूसडे को शायद थोड़ा सा कहीं ऑप्शन राइटर्स के लिए थोड़ा सा फ़ायदा लेकर आया। लेकिन साफ तौर पर वीरू एक चीज़ क्लियर है, 26,000 निफ्टी के लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस है। और आज का हाई हमारा करीब रहा 25,990 का। अगर आप देखें ब्रेड्थ आज भी लेकिन काफ़ी स्ट्रांग है। मिड कैप्स यहाँ पर आज भी आउट परफॉर्मेंस है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में आउट परफॉर्मेंस का दिन आज भी। और एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि इस समय हम एक सॉर्ट ऑफ पोर्टफोलियो के रिकवरी के फेज से गुजर रहे हैं। कोई सेक्टोरल ट्रेंड नहीं है आज मार्केट में एक्सेप्ट फॉर कैपिटल मार्केट्स रादर, वहाँ पर अच्छा मूव है। इसके अलावा आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में कहीं ज़्यादा तेज़ी है। और इटर्नल, स्विगी ऐसे स्टॉक्स में अच्छा उछाल है। लेकिन फिर जैसा मैं कह रहा था कि थोड़ा सा मतलब ठीक है, मार्केट हाईज पर नहीं टिक पाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हो मार्केट। अभी भी पॉजिटिव ही है। और मैं अभी भी ज़्यादा पॉजिटिव ही रीड करूँगा आज के सेशन में रादर देन नेगेटिव। जी, गुड आफ्टरनून अनुज। एक्सपायरी डे है, इसके कुछ कंपल्शंस होते हैं, ऑप्शन राइटर्स ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, बट लेवल्स क्या रहेंगे? मीन्स क्लोजिंग में जिसको माइन्यूटली देखना है, कब तक हम उस टेक्सचर पर बिलीव करें दैट स्टिल इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। आज के लिए, कल के लिए क्या डिफेंड करके हम ले जाएं तो हम इस राइजिंग मोड में कंटिन्यू करेंगे, परसिस्ट करते रहेंगे, बने रहेंगे जब तक मार्केट ना हमें बाहर निकाले। और मार्केट हमें बाहर निकालेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वीरू आज सुबह का 25,850 का था। और निफ्टी ने 25,800 का था, सॉरी। निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो बनाया है। और मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, ऑब्वियसली आखिरी के 1 घंटे में बहुत कुछ बदल सकता है।
हो सकता है हम लो तोड़ के बंद हो जाएं, अगर ऐसा हो गया तो फिर नेगेटिव होगा, लेकिन जब तक वो ना हो तब तक कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। 25,950 के ऊपर अगर आप बंद हुए तो ये मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, और अगर कैसे भी करके 26,000 के ऊपर निकल गए और उसके ऊपर बंद हो गए तो सोने पे सुहागा। लेकिन अभी तो क्लियरली मार्केट में दिख रहा है कि 26,000 क्रॉस करने में टाइम लगेगा। बेस्ट केस होता है वो जो 25,989 तक आप गए थे ना, एक बार उसी में निकाल देते, या फिर हम एक काम करें, हम वीरो 25,950 और 26,000 के बीच में सेटल हो जाएं, तो उससे होगा क्या, कल को एक अगर गैप अप मिल जाए तो उस गैप अप के साथ फिर आप 26,000 को निकाल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। 25,800 से 850 की अगर कोई गिरावट मिले तो वो खरीदारी का मौका होगा। वैसे तो थोड़ा 25,850 से 900 के बीच में भी आज सुबह हमने बाइंग की बात की थी, 25,870 तक गए थे हम। और एक चीज़, अर्निंग्स पर फोकस करें, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको वही एक फैक्टर रहने वाला है। और ट्रेड डील में एक चीज़ ध्यान रखें, ट्रेड डील में आप कई बार फंस भी सकते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल में फंसे होंगे कई लोग। एक बस मुझे बैंक निफ्टी की थोड़ी सी आज का जो डे हाई से हम स्लिप हुए हैं वो थोड़ा सा एक ऑड लग रहा है, क्योंकि एकदम से हम जो गिरे हैं करीब करीब 60,800 से 60,550 पर और डे लो पर आए हैं बैंक निफ्टी पर, और जिस तरीके से HDFC बैंक और ICICI बैंक वापस गिरे हैं, ये कहीं ना कहीं एक सेंस दे रहा है आपको कि भले ही SBI में अभी भी स्ट्रेंथ है, SBI भी गिरा है आज, ऐसा नहीं कि SBI नहीं गिरा है, SBI, लेकिन जो SBI की स्ट्रेंथ है वो कहीं इफ एट द एक्सपेंस ऑफ HDFC बैंक और ICICI आएगी तो वो थोड़ा सा कहीं न्यूट्रल ना हो जाए बैंक निफ्टी के लिए। खैर, निफ्टी पर अहम लेवल रहेंगे आपके 25,800 से 25,850 से, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा वीरू, और रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 26,000 से 26,050 के बीच में। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में 60,400 से 60,500 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करे, और 60,900 से 61,000 ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। लेकिन वीरू देखिए, आज जैसे अगर आप टॉप 2 गेनर्स देखें, हम कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, BSE और एम्बर, है ना। BSE 6% ऊपर है, एम्बर 6% ऊपर है। BSE को लेकर तो आज हम बहुत कॉन्फिडेंट थे, एम्बर को लेकर थोड़ा एक रिस्क बन रहा था कि ऑलरेडी 17% चला हुआ स्टॉक क्या और चल सकता है, आपको मार्केट ने इसका जवाब दे दिया। तो अगर अर्निंग्स आपकी अच्छी है, अभी देखिए संवर्धन की नंबर्स फ्लैश हो रहे थे 3-3.5% ऊपर, हालांकि मैंने डिटेल में नंबर देखे नहीं है, लेकिन वो स्टॉक अच्छा कर रहा है। तो जहाँ जहाँ मार्केट को अर्निंग्स का सपोर्ट मिल रहा है वहाँ मार्केट्स में शानदार तेज़ी है, ये क्लियरली आपको बता रहा है कि एक पॉजिटिविटी है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं फार्मा में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। फार्मा अगर आप देखें आज, जैसे औरोबिंदो फार्मा है, अच्छे नंबर थे, अच्छी कमेंट्री थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी स्टॉक खुला भी ऊपर लेकिन फिर कोलैप्स हो गया, और अब F&O का टॉप लूजर है, 6% नीचे है। सिमिलरली जाइडस लाइफ, कल नंबर आए, कल चला स्टॉक, लेकिन आज ये कोलैप्स हो गया, 4% नीचे आ गया। तो ये क्लियरली थोड़े से 1-2 पॉकेट्स हैं जहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, बट अदरवाइज मार्केट अच्छा है विरूप। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक क्या मूव्स दिखाई दिए आपको? बिल्कुल मुझे स्टॉक स्पेसिफिक, हालांकि मैं शुरुआत करूंगा वही कैपिटल मार्केट थीम में, बट मैं क्योंकि थोड़े से बेटर और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो को खोज रहा हूँ, HDFC AMC, आई मीन इसने 17 अक्टूबर से लेकर अब तक की, डायरेक्टर साहब OI जरूर रखिएगा नीचे, 17 अक्टूबर से चली आ रही पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को इसने क्रॉस किया। हालांकि पूरा सेक्टर चल रहा है, अकेले अगर आप देखें इसकी कोई बात नहीं है, पर अभी इसमें शॉर्ट कवरिंग का फेज़ है। शॉर्ट कवरिंग के फेज़ में इसमें अगर आप देखें तो आज इसने लास्ट वीक एक रिवर्सल दिया, उस वीक के ऊपर कंटिन्यू करता हुआ शॉर्ट कवरिंग के फेज़ के बाद इसने अब ऑलमोस्ट 30 अक्टूबर के बाद की पूरी ट्रैजेक्टरी पार करी है। तो HDFC AMC स्लो बट स्टेडी, वाइल्ड मूव नहीं है बट स्टेडी मूव है। एक पहला स्टॉक ही रखूंगा, देन रखूंगा मैं यहाँ पर रियल एस्टेट एंसिलरी या फिर होम इंप्रूवमेंट जिसको जो कह लीजिए आप, दैट्स एस्ट्रल। एस्ट्रल समहाउ मतलब जून 25 से लेके अब तक एक रेंज में रहा है। रेंज का लोअर एज रहा है 1360 1380 और हायर एज रहा है 1530 1550, बट दिस टाइम विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑफ डेरिवेटिव स्टैट्स। 6.25% बिल्डअप, पोजिशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, 5.5 लाख शेयर का एडिशन विद स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग एट लोअर स्ट्राइक्स। एक एस्ट्रल पर नजर रखिएगा, और ये इसका 18 नवंबर के बाद का हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। तो एक क्लियर कट लोअर ट्रैजेक्टरी से ब्रेकआउट का केस बनता हुआ एस्ट्रल, HDFC हो गया, एस्ट्रल हो गया। एटर्नल ने एक आज बड़ा मूव दिया है, और इसने क्या किया है, इसने अटेम्प्ट लिया था जनवरी के महीने में 2 बार अपने लास्ट ड्यू एवरेज 100 डेमा को पार करने के लिए। एग्जैक्टली जब 22 जनवरी का दिन था, 300 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स थे, ये वहीं से कोलैप्स हो गया था, बट दिस टाइम कैरिंग स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। और मैंने लास्ट टाइम ऐसा बिल्डअप मुझे याद है, मैंने जुलाई में देखा था टनल में, जब ये स्टॉक सिंगल हैंडेडली अगर आप देखें और वन वे
258 से लेकर 360 तक होकर आया था। कुछ वैसे ही वाइल्ड वायरेशन 65 लैक्स, ह्यूज बिल्डअप। तो एक एडर्नल पे नजर रखिएगा। तो ये है अगर आप देखें इस वक्त के कुछ स्टॉक स्पेसिफिक फाइंडिंग्स। पर अनुज, रोज ब रोज हम किसी सेक्टर पर बातचीत करते हैं और वो जो हमारा फंडा रहा है कि जनाब अर्निंग्स जहां अच्छी होंगी उसमें कोई दुविधा नहीं है। बीएससी के नंबर्स, आज सुबह बीएससी के मैनेजमेंट से बातचीत भी हो रही थी, क्या बॉडी लैंग्वेज, क्या स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, वो बिल्कुल भी इस बात से डगमगाए नहीं कि भाई डेरिवेटिव्स थोड़ा बहुत वो चाम गया है। क्या लग रहा है अनुज, वे बीएससी के नंबर्स इस पूरे सेक्टर को ड्राइव करेंगे क्या? देखिए वीरू, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर बीएससी का स्टॉक अब यहाँ से अगले कुछ हफ्तों में 3500 से 4000 की तरफ भी चला जाए। तो ये कॉन्सेप्ट स्टॉक्स होते हैं, इनमें जब करेक्शन आती है तो ब्रूटल होती है। जैसे कि पिछले क्वार्टर के बाद आई थी, 2200 तक स्टॉक गिर गया था, याद है ना आपको? हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आप देखिए ये स्टॉक 2200 के करीब, पिछले क्वार्टर में नहीं, पिछले से पिछले क्वार्टर में 2200 तक आ गया था। वो 3000 से 2200 आया था। अब टेक्निकली अगर आप देखें तो उस 3000 पे अगर किसी ने एंट्री ली है तो उसके लिए तो अभी भी स्टॉक में कोई बहुत बड़ा मूव थोड़ा ना है। 100 रुपये का मूव है, क्या बड़ी बात थोड़ी ना है। अगर अर्निंग्स अच्छी हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स अच्छी हैं, मैनेजमेंट की गाइडेंस अच्छी है, कमेंट्री अच्छी है, कैश है, सब कुछ है, और अभी एनएससी को लिस्ट होने में टाइम है, तो अगर आपको कैपिटल मार्केट में, इक्विटी मार्केट में प्ले करना है तो सिर्फ बीएससी इकलौता स्टॉक है, तो वाई नॉट, जा सकता है 3500 4000। हाँ ऑब्वियसली एक दिन में नहीं जाएगा, टाइम लगेगा, बीच बीच में करेक्शन भी आएंगी, बीच बीच में स्टोरीज भी आएंगी कि सेबी फिर कुछ एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है, एफ&ओ में कुछ होने वाला है, वीकली एक्सपायरी पे कुछ होने वाला है, लॉट साइज बढ़ने वाला है, ये सब स्टोरीज भी आएंगी बीच बीच में। लेकिन इवेंचुअली मैं जो एक चीज़ कहता हूँ, अब देखिए आज बीएससी के सीईओ ने क्या कहा कि उनका बैंकेक्स ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। एक्सेप्ट किया उन्होंने। एक समय था बैंकेक्स वीकली में, क्योंकि लोगों के पास बैंकेक्स का एक ऑप्शन था, बैंकेक्स में काफ़ी वॉल्यूम होते थे। आज की डेट में वॉल्यूम बीएससी के सिर्फ सेंसेक्स में रह गए, और वो भी सिर्फ हफ्ते में एक बार होता है। उसके बावजूद अगर इनके इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, कॉर्पोरेट फीस देखिए आपने, कोलोकेशन के उन्होंने नंबर्स की बात की, तो इसको ना एक्सचेंजेस को आप सिर्फ एक एफ&ओ के वॉल्यूम के साथ ना जोड़ कर देखें। हाँ एफ&ओ के वॉल्यूम्स एक बहुत बड़ा ट्रिगर था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो कम हो गया तो बस नंबर्स आने बंद हो जाएंगे। लिस्टिंग फीस होती है, इतना आईपीओज आ रहे हैं, बहुत कुछ होता है, तो उस हिसाब से, और आई थिंक उसका एक क्लियर कट इम्पैक्ट आपको बाकी पूरे सेक्टर पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एक लीडरशिप स्टॉक है बीएससी इस पूरी स्पेस का, कैपिटल मार्केट का। जब एनएससी लिस्ट हो जाएगा तो एनएससी होगा वो स्टॉक, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी तो बीएससी है। तो इस वजह से आई थिंक ये आप जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी उन सब का एक इम्पैक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, ये बात हो गई बीएससी की, ये बात हो गई कैपिटल मार्केट थीम की, कैपिटल मार्केट इंडेक्स पे रखिएगा। बट अनुज, दूसरी चीज़ जो थोड़ी सी मायूस करती है वो एमएफ के आंकड़े आए आज, उसमें इक्विटी इन्फ्लो धीमा पड़ा, मिड कैप स्मॉल कैप वहाँ धीमा पड़ा, और गोल्ड की तरफ जो नंबर्स प्रोसीड करके गए सिल्वर की तरफ, उसमें मल्टीफोल्ड एक जंप था। कैसे रीड करें ये, आई मीन इन नंबर्स को? हालांकि लार्ज कैप में जो पैसा आया वो थोड़ा बढ़ के आया। इस क्या ये गोल्ड और सिल्वर की दीवानगी का असर है क्या, है जनवरी की? देखिए वीरू, क्या होता है ना, अब आप जैसे मेरा एग्जांपल लें, अगर जिस दिन NBA का अच्छा मैच हो रहा होगा मैं उस दिन NBA देखूंगा, जिस दिन इंग्लिश प्रीमियर लीग का अच्छा मैच हो रहा होगा उस दिन मैं इंग्लिश प्रीमियर लीग देखूंगा, ठीक है ना। जिस दिन ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल हो रहा होगा, अब तो खैर नडाल रिटायर हो गए तो मैं इतना नहीं देखता हूँ, लेकिन फिर भी देखता तो वहीं, तो मैं वो देखूंगा, ठीक है। और अगर किसी दिन वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा होगा तो मैं वो देखूंगा। इसका मतलब क्या मेरी दिलचस्पी एक स्पोर्ट के मुकाबले दूसरे स्पोर्ट में कम हो गई? ऐसा नहीं है। पहले तो ये बता देते हैं कि हुआ क्या। इक्विटी से ज़्यादा सोना ऑब्वियसली निवेशकों की पसंद बनी जनवरी में, क्योंकि दिसंबर में जिस तरीके के रिकॉर्ड इन्फ्लोज आए थे उसके बाद, और जिस तरीके से गोल्ड में शानदार तेज़ी थी, 24,040 करोड़ का निवेश आया। इक्विटी में भी निवेश है, मन तो मन घटा है, लेकिन 24,000 करोड़ फिर भी फ्रेश आया है। ऐसा नहीं है कि रिडेम्पशन हुआ है, 24,000 करोड़ फिर भी आए हैं यहाँ पर। तो गोल्ड ETF जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा है। लेकिन जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इसको गोल्ड वर्सेस इक्विटी के तरीके से मत देखें। हमारे देश में रिटेल के पास इतना पैसा है अब आज की डेट में कि वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। ये तो मैं सच बताऊं आपको कि बिटकॉइन में हमारे यहाँ पर अभी पूरी तरीके से रेगुलेशंस नहीं है,
और लोगों को डर लगता है कि बिटकॉइन में कहीं पैसा डालूं तो कहीं चोरी ना हो जाए मेरा पैसा, इसके लिए। वरना आज की डेट में आप बिटकॉइन को म्यूचुअल फंड या इक्विटी से रेगुलेटर दे दीजिए इंडिया में, आपको बिटकॉइन में मैं 50-50 हज़ार करोड़ के महीने के आंकड़े दिखा दूंगा, वो भी आ जाएंगे। तो मामला ये है कि पैसा तो है लोगों के पास और पैसा लगाना भी उनको, हम फ्रॉम अ सेवर इन्वेस्टर बन रहे हैं, तो वो हर जगह जाएगा। हम जरूरी नहीं है कि हर एसेट क्लास को वन वर्सेस अदर देखा जाए। कुछ गोल्ड भी चाहिए आपको पोर्टफोलियो में, कुछ लैंड भी चाहिए, कुछ रियल स्टॉक्स भी चाहिए, कुछ प्रेशियस मेटल भी चाहिए। ऑब्वियसली जब एक बुल मार्केट आती है तो सब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ इक्विटी में डालिए, सिर्फ इक्विटी में डालिए, लेकिन एक मेरा व्यू हमेशा ये रहा है कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इस प्राइस पर चेज़ करें उसे, लेकिन नॉर्मली तो इसके लिए इसको मैं कहूँगा कि आप वन वर्सेस अदर देखने के बजाय एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके देखें तो बेटर रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में वीरू। एक बार बस मैं आपको कुछ स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ, उसके बाद आपके पास चलेंगे वापस और कार्यक्रम क्रम समझेंगे। पहले तो लेकर आइए रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स का स्टिंग, और जो आज के सबसे बड़े गेनर्स हैं उनमें एम्बर एंटरप्राइजेस। शानदार नंबर्स, बहुत ही शानदार नंबर्स थे। आज सुबह हमने बात भी की थी कि ऑपरेशनल नंबर्स काफ़ी शानदार है। एक ही दिक्कत थी कि स्टॉक काफ़ी चल चुका है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक चला 17% नंबर से चलने से पहले, उसके बावजूद आज इस स्टॉक में अच्छी करीब 6% की रैली आई और वॉल्यूम देखिए करीब 14 लाख शेयर्स के वॉल्यूम है। तो ज़बरदस्त, मतलब करीब आप मान के चलिए कि आज इसमें भी 500-600 करोड़ की डिलीवरी वॉल्यूम हुई होगी। इटर्नल और स्विगी की ओर से वो हैंडलिंग चार्जेस वापस लेने की खबरें हैं, कुछ देर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे कंचन के साथ। ब्लिंकिट ने भी कुछ इलाकों में वो डिलीवरी फीस का एक टेस्ट कर रहा है वो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। बीएससी ऑब्वियसली अच्छे नंबर्स के बाद नए हाई पर पहुंचा, तो ये एक और फैक्टर रहा आज के स्टॉक्स में, रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में। अब आते हैं फिसड्डी स्टॉक्स पर। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे ऑरो फार्मा। अच्छे नतीजों के बावजूद स्टॉक फिसला आज, कहीं ना कहीं मार्केट को कुछ तो है जो नहीं पसंद आया। 6% नीचे F&O का टॉप लूज़र बना आज। फिजिक्स वाला, इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइफ लो पर है फिजिक्स वाला और अपने इश्यू प्राइस के जस्ट नीचे। इस बार इसका 3 महीने का चार्ट दिखाइएगा। 109 का इसका इश्यू प्राइस था, आपको याद होगा। 109 के इशू प्राइस पर उसके बाद लिस्टिंग हुई, दे दनादन ज़बरदस्त मूव्स आए, और जैसा कि पिछले 5-6 IPOs का या पिछले 25 IPOs का ट्रेंड रहा है, बस वहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और अब ये स्टॉक भी इशू प्राइस के आसपास ही है, इनफैक्ट तोड़ने की तैयारी कर रहा है उसको। 109 का वो इशू प्राइस था। और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, आज सुबह हम बात कर रहे थे कि टेक्सटाइल के लिए नेगेटिव खबर है। जो US बांग्लादेश के बीच में ट्रेड डील हुई है, जो US बांग्लादेश के बीच में ट्रेड डील हुई है, उसमें जो 20 से 19 किया है टैरिफ उनका, वो उतना बड़ा नेगेटिव नहीं है। जो बड़ा नेगेटिव है ना वीरू, वो ये है कि भारत की डील में ये क्लॉज नहीं है कि अगर हम अमेरिका से कॉटन लेकर टेक्सटाइल बनाकर उन्हें वापस भेज रहे हैं तो हमारे लिए ज़ीरो ड्यूटी होगी, लेकिन इनके साथ है तो इनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। और अभी तक बांग्लादेश क्या करता था, बांग्लादेश एक्चुअली रॉ मटेरियल इंडिया से लेता था। ये भी बात को बताता हूँ आपको, बहुत लोगों को पता नहीं है शायद बात था। रॉ मटेरियल इंडिया से लेता था बांग्लादेश, फिर यहाँ पर वहाँ पर टेक्सटाइल बनाकर अमेरिका भेजता था। अब उसको एक आराम से एक फैक्टर मिल जाएगा कि सीधा US से ले ले, तो वो कहीं ना कहीं इसलिए भी किया गया है US की तरफ से क्योंकि US का जो रॉ मटेरियल है वो ऑब्वियसली महंगा होगा, 15-16%, तो वो कंपेटिटिव रहे इसके लिए, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट पड़ा आज टेक्सटाइल स्टॉक्स पर। चलिए वीरू, आज का कार्यक्रम क्रम समझ लेते हैं। बिल्कुल अनुज, यहाँ पे क्रम ऐसा है कि जनाब एक पैनल है बड़ा खूबसूरत सा, और मयूरेश जोशी आज फंडामेंटल विशेषज्ञ होंगे, इसमें उनसे करेंगे बातचीत, और साथ ही साथ टेक्निकल और डेरिवेटिव पैनल में होंगे हमारे साथ मानस जायसवाल, रचना वैद्य, कविता जैन, अमित सेठ, अरुण कुमार मंत्री, जतिन गेडिया। ये पूरा का पूरा सुसज्जित पैनल आपकी स्क्रीन पे। और देखिए आज स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारी थीम चल रही हैं, उसमें अगर आप एक न्यू एज स्टॉक्स को देखिए तो इटर्नल, स्विगी, इनमें शानदार मजबूती। क्या है इस तेज़ी का कारण? 2:15 बजे एग्जैक्टली कंचन से बात करेंगे और विचार करेंगे कि इसकी तेज़ी कितनी सस्टेनेबल है, कितनी नहीं। आशीष और सुदर्शन से बातचीत करेंगे आज 2 स्टॉक्स पे, एम्बर और BSC, आज के हीरो ऑफ द डे। इनकी कहानी क्या रही और कारण क्या रहा इस तेज़ी का। उसके बाद टॉप कैश कॉल्स आएंगी 2 बजे, कैश में अगर आप ट्रेड करते हैं तो। उसके बाद हम आशीष से बात करेंगे सोना, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, साथ ही साथ
लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में कितना पैसा आया, कितना निकला, कितना नहीं आया, इस पूरे आंकड़ों को बारीकी से आशीष के साथ समझेंगे। फिर धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स आएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आशीष चतुर्वेदी से वोल्टास के बारे में। गर्मी, हल्का सा पारा बढ़ने के अंदेशा नहीं कि वोल्टास और ब्लू स्टार में थी, लेकिन वोल्टास पे चर्चा होगी, उसके बाद 4 का चौका, 4 ट्रेड्स आएंगे आपके लिए। रिजल्ट्स में आज बातचीत होगी 3 नंबर्स पे। दिवीज लैब फार्मा में, उसमें कंचन से बातचीत करेंगे, और दीपाली से M&M और अशोक लेन के बारे में बातचीत होगी। 2 महत्वपूर्ण ऑटो स्पेस से नंबर्स आने हैं, और उसके बाद आज के बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ होंगे देवेंद्र चौकसी, MD रिया चौकसी फिनसर्व के, मार्केट से पे रणनीति लेंगे अनुज से, उसके बाद BTS ट्रेड्स, और ये रहेगा आज क्लोजिंग का क्रम। अनुज, चलिए, पैनल तैयार है हमारा और पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। रचना जी बताइए, क्या रहेगी आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी इस वक्त की ट्रेड रहेगी KEI, और कल हमने KEI को लॉन्ग किया था, आज हम इसको शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के हिसाब से डबल टॉप जैसा बना हुआ है, तो जब तक ये काउंटर अब 4625 के नीचे रहेगा, तो विच इज अ 45 रुपी ऑफ स्टॉप लॉस फ्रॉम हियर, 45 रुपीज ऑफ स्टॉप लॉस ऑफ हियर, तो यहाँ पे चांस है कि ये नेगेटिविटी थोड़ा और इस काउंटर को नीचे लेके जा सकती है, एंड दैट कुड ब्रिंग अस टू लेवल्स ऑफ 4500 ऑन डाउन साइड। तो पहला टारगेट 4500 पे लगा के इसको आने वाले घंटे 1.5 घंटे के लिए और कल के फर्स्ट आवर के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, KEI इंडस्ट्रीज सेल है। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए वीरेंद्र जी, एस्ट्रल पे खरीदारी करनी है। एस्ट्रल में हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे आप एस्ट्रल में एक ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग साइड पे। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1510, 1510 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1575 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एस्ट्रल में। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। अब आपको 1540 वाला कॉल ऑप्शन जो 35 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करनी है। 24 का स्टॉप लॉस लगाना है और 55 की टारगेट सेट करना है। कविता जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। Very good afternoon, Anuji. Good afternoon, everyone. So, as of now, FMCG में अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं, एंड फ्रॉम देयर अगर हम गोदरेज CP को देखें तो क्लस्टर ऑफ एवरेजेस 10 EMA से एक बहुत अच्छी बाइंग इमर्ज होते हुए दिखी है काउंटर पर। एज ऑफ नाउ 1203 के लेवल पर है। फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव 1212, 1215 के प्राइस मूव के लिए गोदरेज CP पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1194 का। ओके, गोदरेज CP 1203 पे आपका बाय कॉल। जतिन, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो कैपिटल मार्केट स्पेस में से 361 के ऊपर रहेगा। तो 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से एक फ्रेश अपमूव स्टार्ट कर रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में 1215 तक का जाने का अपॉर्चुनिटी है। करंट लेवल्स पे बाय करें, 1140 का स्टॉप लॉस लगाए और टारगेट रहेगा 1215। अमित जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी इस समय की ट्रेड रहेगी एनटीपीसी में हमने 360 के आसपास एक ब्रेकआउट रजिस्टर किया था बेस से। 3-4 दिनों का यहाँ कंसोलिडेशन रहा है और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 10 डेमा इसका कैचअप कर चुका है, और आज के सत्र में हम वापस यहाँ पे एक मूव देख रहे हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और लगता है यहाँ पे एक रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड है वापस। तो इसे बाय करें। 363 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 376 पे। ओके, NTPC आपका बाय कॉल। अभी एक ट्रेड अभी कुछ देर में हम और लेंगे, अरुण कुमार मंत्री जब मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले एक फंडामेंटल कॉल पिक करते हैं। मयूरेश जी इस कार्यक्रम में है। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून, आज क्या चेस कर रहे हैं आप? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमारे स्विंग पोर्टफोलियो में कुछ दिनों पहले ही हमने एक स्टॉक ऐड किया था जिसका नाम है CCL प्रोडक्ट्स। हमें लगता है विद द US ट्रेड डील और ऑब्वियसली CCL के जो एक 12 से 15% की रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन US मार्केट से आती है, यहाँ पे एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखने मिल सकता है। दूसरा, आई थिंक इनके जो एक्सपेंडेड कैपेसिटीज है वियतनाम में, स्पेसिफिकली स्मॉल यूनिट फ्रीज ड्राइड कैपेसिटी यानी कॉफी जिसे हम कहते हैं MDC, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि आई थिंक एक एक्सपोर्टिंग हब जो क्रिएट होता है वियतनाम से, बहुत बड़ा हब क्रिएट होता है। तीसरा, आई थिंक ग्रीन कॉफी प्राइसेस जो इनपुट होती है कॉफी मेकर्स के लिए, इसमें 3 या 4 तिमाहियों पहले एक बहुत बड़ा जंप या इजाफा देखने मिला था, बट ब्राजील में आउटपुट ठीक ठाक आई है। वियतनाम का भी जो फ्लश है यानी आउटपुट एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ कॉफी क्रॉप, दैट शुड बी रिलेटिवली बेटर एज वेल, और इसके वजह से इनपुट कॉस्ट
में मॉडरेशन और जो EBITDA मार्जिन है यहाँ पे 18 या 20% की बैंड, ये आई थिंक एक बेस केस सिनेरियो बन रहा है। फ्रॉम अ डेट पर्सपेक्टिव कंपनी की एक बात है कि ये 1200 करोड़ तक डेट लेके आएंगे फ्रॉम 1600 करोड़ पिछले तिमाही में। आई थिंक दे आर वेरी वेल ऑन ट्रैक टू प्रॉब्ली अचीव दैट। और B2C बिजनेस स्पेसिफिकली जो कॉन्टिनेंटल कॉफी का बिजनेस है इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो वॉल्यूम ग्रोथ बिटवीन 12 to 15 to 20%, EBITDA ग्रोथ बिटवीन 15 to 20%, और ROEs जो हम मान के चलते हैं मार्केट्स विद इंडिया में, जैसे हम रेटिंग रैंकिंग देखते हैं 70.5% की, ये शायद कंपनी पैरामीटर्स के हिसाब से आई थिंक फुलफिल कर रही है। तो हमें लगता है आई थिंक CCL प्रोडक्ट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एक 15% की अपसाइड हम देख रहे हैं हमारे स्विंग पोर्टफोलियो में विद अ स्टॉप प्लेस्ड एट 970। ओके, चलिए ये हो गई बात CCL प्रोडक्ट्स की। अब बात करते हैं आज ऑल ऑफ अ सडन इटर्नल और स्विगी में वापस बड़ी रैली आई है। दिखाइएगा जरा एक बार दोनों स्टॉक्स, और करीब करीब 5% स्विगी ऊपर है, 5.6% इटर्नल ऊपर है। क्यों भागे ये दोनों स्टॉक्स, कंचन से समझते हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। इटर्नल और स्विगी की बात करें तो शानदार तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। दरअसल स्विगी ने जो हैंडलिंग चार्ज फीस है उसको वापस से लेना चालू कर दिया है, पहले जिसको खत्म कर दिया गया था। देखिए अब जो केवल स्विगी वन सब्सक्राइबर है उनके लिए ही जो सर्च चार्ज फी है वो वहाँ पे वेव ऑफ होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी कस्टमर्स हैं उनको जो फीस है वो देनी पड़ेगी। पहले हमने देखा था कि जो 299 से ऊपर का ऑर्डर है वहाँ पे हमें सर्च चार्ज की जो फीस है वो नहीं देनी पड़ती थी, लेकिन अब वो फीस जो है वो देनी पड़ेगी। इन्होंने एक कैंपेन चलाया था जहां पे सर्च फीस को माफ किया गया था। उस कैंपेन में स्विगी ने करीब करीब 70 से 80 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करे हैं, लेकिन वो कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसके बाद ये स्टेप कंपनी की तरफ से उठाया गया है। इनफैक्ट अगर ब्लिंकिट की बात करें तो ब्लिंकिट भी इस टाइम पे कुछ टेस्टिंग कर रहा है, जहां पे कुछ एरियाज में वो देख रहा है कि जो जितनी भी सर्च चार्ज है उसको माफ किया जाए, लेकिन देखना ये होगा कि किस तरीके से कैंपेन पैन आउट होके आता है। इनफैक्ट जोमेटो से यानी कि इटर्नल से जुड़ी और भी खबरें सामने आई हैं। इन्होंने रिसेंटली AI पार्ट हॉटलाइन लॉन्च किया है, जहां पे डिलीवरी पार्टनर्स अब 30 मिनट में कंपनी से जुड़ पाएंगे। व्हाट्सएप के जरिए पूरा का पूरा जो जुड़ने का तरीका है वो कर सकते हैं, और इनफैक्ट इनको करीब करीब हर हफ्ते 40,000 से ज़्यादा ऑनबोर्डिंग के लिए कॉल्स आते हैं। ये तो देखिए दो रीज़न है, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट ये जो पूरा वीक चल रहा है वो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो इस टाइम पे वैसे भी जो ऑर्डर की तादाद है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है, चॉकलेट्स, फ्लावर्स और बहुत सारी चीज़ें। ओके, चलिए शुक्रिया कंचन। तो पता नहीं कि ये सिर्फ वैलेंटाइंस वीक के लिए हो रहा है या फिर उसके बाद भी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इसमें तो आप चाहे 200 रुपये भी डिलीवरी फीस चार्ज कर लीजिए, है ना, लोग दे ही देंगे। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू रहेगा आपका इटर्नल पर और स्विगी पर? फिलहाल आई थिंक अनुज, आई थिंक न्यूट्रल व्यू है हम कैरी कर रहे हैं, क्योंकि जो कंपटीशन इंटेंसिटी है आई थिंक दैट इज वेल एंड ट्रूली ऑन। ये आई थिंक जो रहते हैं आई थिंक व्हाट एवर इट इज, इसके लिए आई थिंक सराउंडिंग जो भी एक एंथुसियाज्म रहता है वो अलग, बट कंपटीशन इज सीरियस। और जो नए एंट्रेंट्स आ सकते हैं, Amazon हुआ, रिलायंस रिटेल हुआ, they can pose a serious threat in terms of pricing related issues. और इसलिए हमें लगता है प्राइसिंग इज द बिगेस्ट सेंसिटिविटी क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी में, और अगर ये थोड़ी सर्कमस्पेक्ट में आ जाए तो कितने भी आपके वॉल्यूम बढ़े, बॉटम लाइन ग्रोथ शायद बढ़ेगी नहीं। और ये थीसिस के हिसाब से हम एक न्यूट्रल कॉल लेके चल रहे हैं ये सारे प्लेस। ओके, न्यूट्रल कॉल लेकर चल रहे हैं यहाँ पर इन सब स्टॉक्स पर। आज में हमारे पैनल ने पिक भी किया था एक्चुअली, आई थिंक स्विगी पिक किया था, आप आई थिंक बहती जी ने पिक किया था शायद। खैर उसको रिविजिट करेंगे। अमित जी, स्विगी पर क्या व्यू रहेगा? जी वीरेंद्र जी, काफी अनुज जी काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, नीचे के लेवल से काफी एक रिवर्सल यहाँ पे नजर आ रहा है। स्टॉक एक प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद इसने बेस बनाया 300-320 के आसपास, और पिछले 2 सत्रों में 10 और 20 डेमा रीगेन किया है। तो किसी की भी पोजीशन है तो होल्ड करें। 340 का स्टॉप लॉस रहेगा अनुज जी, और 375 तक के टारगेट्स रहेंगे। ओके, स्विगी, हाँ वाकई अगर आप देखें कल ये मानस ने पिक किया था 2 बार, उसके बाद सुबह राजेश सतपुते ने पिक किया, और अब स्विगी 350 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अरुण कुमार मंत्री इस पैनल में जुड़ चुके हैं अपनी कॉल्स के साथ। अरुण, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। अरुण, इंडेक्स रेंज में है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को। वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपने सही कहा, इंडेक्स रेंज में है, पर स्टॉक स्पेसिफिक सेकेंड हाफ में एक्शन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो एनबीएफसीज में मुझे लग रहा है ईबी कैपिटल वापस एक ब्रेकआउट देने के
आसपास है, 355 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम बनना चाहिए, वॉल्यूम्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो एबी कैपिटल एज अ पोजिशनल ट्रेड लेके चल सकते हैं, 363 के ऊपर में टारगेट रहेंगे। 351 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है इसमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आना चाहिए और 363, 365 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के एक और स्टॉक, आज के दो हीरो ऑफ द डे, अंबर एंटरप्राइजेस और बीएसई, दोनों 5% से ज़्यादा ऊपर हैं। इनके बात करेंगे हम आशीष चतुर्वेदी से और सुदर्शन से। पहले आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं कि एम्बर ये क्यों 5% ऊपर है। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। ज़बरदस्त तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल रही है और शुरुआती सत्र से लेके अब तक अपने गेंस को बिल्कुल बरकरार देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये ईएमएस स्पेस बहुत अट्रैक्टिव हो चुकी है, लगातार इस चीज़ को हम हाईलाइट करते जा रहे हैं, स्टॉक्स में भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब इसके नंबर्स देखें तो बहुत ही शानदार देखने को मिले और ऑपरेटिंग लिहाज से बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। एबिटा जो 159 करोड़ का था पिछले साल, बढ़कर 246 करोड़ हो गया। मार्केट को बढ़िया पसंद आया कि जो मार्जिन एक्सपांशन है 7.4% से बढ़कर 8.4% का। लेकिन आप बाकी के सेगमेंट्स में देखिए कोर कारोबार तो बढ़िया कर ही रहा है, लेकिन जो दूसरे सेगमेंट्स हैं यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इनका रेलवे और डिफेंस का सेगमेंट है जहां पर पिछले साल के मुकाबले 20% की ग्रोथ देखने को मिली। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में देखें तो पिछले साल के मुकाबले 27% की ग्रोथ है और आगे की जो ग्रोथ गाइडेंस रूम एसी के लिए दिए कंपनी ने, ये मार्केट को पसंद आई। तकरीबन 13 से लेकर 15% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगी। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखें तो जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का इनका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन है जिसमें ये पीसीबी का काम करते हैं, इसमें FY27 में बता रहे कि मार्जिन डबल डिजिट में देखने को मिल सकते हैं। और साथ में जो रेलवे और डिफेंस की ऑर्डर बुक है ये तकरीबन अब बढ़कर 2600 करोड़ हो गई है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो इस स्टॉक में बढ़िया एक्शन नजर आ रहा है। जैम और आशीष, एम्बर मेरे ख्याल से फरवरी की सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट प्राइस परफॉर्मर, तो आपने जाना ये तेजी का कारण। एक और स्टॉक है बीएसई जिस पर अनुज और मैं बहुत डेडिकेटेड डिस्कशन कर भी चुके हैं, बट इनकी नंबर्स में, प्लेसमेंट में क्या बाजार को दिखा आज, जो ये आज इतनी शानदार तेजी लेके 6% एट ऑल टाइम हाई। सुदर्शन, बताइए। आपको याद होगा सितंबर 2025 में एक्सपायरी डेट चेंज हुआ था। बीएसई का पहले वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को हुआ करता था, वो चेंज होकर थर्सडे हो गया था। उसके बाद लोगों को लगा था कि इसका इम्पैक्ट इसके टर्नओवर या वॉल्यूम में देखा जाएगा, लेकिन उसके बाद इनका टर्नओवर बढ़ा ही है और वो दिख रहा है Q3 FY26 के नंबर्स में। अगर जो इनका एवरेज नेशनल टर्नओवर देखेंगे Q3 FY26 में ऑलमोस्ट 28% का बढ़त देखने को मिला है। अगर जो एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर की बात करें तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 30% देखने को मिला है। अब आते हैं इनका ट्रांजैक्शन चार्ज, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है, वहाँ पे भी 20% का बढ़त देखने को मिला और उसके कारण ऑपरेटिंग इनकम में 11% का बढ़त देखने को मिला है, जो कि 1244 करोड़ रुपये बढ़कर हो गया है। और अगर जो एबिटा की बात करें वहाँ पे 13% का बढ़त देखने को मिला है। मार्जिन में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। Q3 FY26 में मार्जिन जो था वो आया है 62.5% अगेंस्ट 64.7%। उसका मेन कारण है रेगुलेटरी चार्ज में इंक्रीज हुआ है और वो इंक्रीज था 28%, बढ़कर हो गया 187 करोड़ वर्सेस 147 करोड़ सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। और अगर जो आप Q3 FY26 का जनवरी की बात करें तो वहाँ पे भी टर्नओवर जो ऑन अ वीक बेसिस है वो बढ़ा ही है। अगर रिसेंटली एक दिन जो थर्सडे वीकली डे एक्सपायरी डे होता है वहाँ पे ऑलमोस्ट टर्नओवर 75,000 करोड़ रुपीज़ था, जो कि हाईएस्ट एवर था। इसके कारण आज देख से एक टाइम पे बीएसई का शेयर्स ऑलमोस्ट 6% ऊपर था और अभी भी बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बिल्कुल। और वीरू, एक बात बताऊं मैं आपको, एक चीज़ हमने ये पहले भी डिस्कस की है, अगर कुछ चीज़ चल रही हो ना अच्छी, उसे चलने दें। थर्सडे एनएससी के लिए अच्छा चल रहा था और मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी थर्सडे को चेंज करके ट्यूसडे करने की। इतने सालों की लेगेसी थी थर्सडे की, उल्टा बीएससी को फ़ायदा हो गया नुकसान होने के बजाय। यही बात की थी यही बात की जब आपने और मैंने करियर शुरू करा, हम तब से थर्सडे देख रहे थे। थर्सडे एक्सपायरी मतलब थर्सडे हमारे लिए। आज भी ट्यूसडे एक्सपायरी बोलने में थोड़ा अजीब लगता है। अभी तो हफ्ता शुरू हुआ, एक्सपायरी कहाँ से हो गई? एक्सपायरी का मतलब होता है हफ्ते, जब आप एकदम हफ्ता खत्म होने वाला हो, बस एक दिन बचा हो, तो उसको आप कह दें कि एक्सपायरी है ना वो। और उसका आई थिंक इन अ वे बीएसई को फायदा मिल गया और उनके वॉल्यूम इंप्रूव हो गए। खैर अनुज, एक बात बताइए, हाँ, प्रोडक्ट इनोवेशन में बीएसई ने पिछले कुछ साल में काम किया है। अच्छा, आज सुबह बातचीत भी हो रही थी, कर जाएंगे क्या काम ये? अब ये मंथली पे फोकस कर रहे हैं। देखिए, असल में ऐसा है वीरू, अगर आप सुंदर राममूर्ति जी को मैं कई सालों से जानता हूँ, जब वो पहले एनएससी में थे। एनएससी में भी उनका काम प्रोडक्ट्स देखने का ही था।
एनएससी में प्रोडक्ट्स ही तो देखते थे वो तो और प्लस जब आप जीरो से स्टार्ट करें ना तब आपके पास बहुत कुछ है चलने को। अभी भी एक चीज़ समझिए, एनएससी डोमिनेंट प्लेयर है और रहेगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अभी भी एनएससी की डोमिनेंस ख़त्म नहीं हुई है। सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स में, निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी में, मैं तो कहूँगा इवन फिन निफ्टी में, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ एक बैंकेक्स थोड़ा सा सेंसेक्स थोड़ा चलने लग गया, लेकिन अभी भी इतना आसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि स्कोप है बीएससी के पास अब, क्योंकि अभी भी उनका स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट जीरो है, आगे जाकर क्या उसमें कुछ सुधार आ सकता है। अब जैसे बीच में बात हो रही थी और वो काफ़ी इनोवेटिव लगा था, मुझे पता नहीं कहाँ पे जाके अटक गया। बीच में बात हुई थी कि जो स्टॉक्स है ना बीएससी उसकी एक्सपायरी लेकर आएगा इस तरीके से कि उनकी एक्सपायरी सेकेंड वो वीक में हुआ करेगी, तो उससे होगा क्या, और आपको और सेम लॉट साइज सब कुछ सेम रहेगा एनएसए के हिसाब से, तो उससे होगा क्या, आपको टेक्निकली स्टॉक्स में फोर्टनाइटली ऑप्शंस और फोर्टनाइटली फ्यूचर्स मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आपको आधी एक्सपायरी पे काम करना है तो आप बीएससी वाला ले लें, फुल एक्सपायरी वाला करना है तो आप एनएससी का ले लें। तो कई बार क्या होता है कि आप जैसे 16 या 17 तारीख को रिजल्ट आ रहे होते हैं, तो आप अगर मान लो पोजीशन उस हिसाब से करना चाहते हैं तो आप उस वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे पहले अगर पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप फोर्टनाइटली वाले ले सकते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। नेट शॉर्ट पॉइंट वही है कि अभी भी इन कंपनीज़ के पास अर्निंग्स के काफ़ी लीवर्स हैं, और ये तो स्टॉक मार्केट में ठीक है, पिछले 6 महीने 9 महीने पेन चला है, परमानेंटली थोड़ा चलेगा, इवेंचुअली तो वापस बुल मार्केट आएगी, उसमें वापस ये स्टॉक्स पार्टिसिपेट करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि जब थोड़ी सी वीक मार्केट में अगर ऐसे नंबर आ रहे हैं, सोचिए जब एक बार मार्केट फुल ऑन वापस बुल मार्केट में आएगी तो किस तरीके के नंबर्स आएंगे फिर। बिल्कुल, बीएससी 3178 आज सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड डिस्कशन हमारा इसी स्पेस से हुआ। खैर अभी काम करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे इस पर। मीन वाइल जरा 1-2 नंबर्स देख लीजिए, सॉरी स्टॉक्स देख लीजिए। लुक एट अशोक लेलैंड, एक बार अशोक लेलैंड को देखिए। कुछ देर में हम इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, जब हम अर्निंग्स प्रीव्यू में आएंगे तो अशोक लेलैंड के नंबर से बातचीत होनी भी है दीपावली से। लेकिन लुक एट प्री नंबर प्लेसमेंट। मयूरेश बहुत संक्षेप में 207 क्या व्यू है अशोक लेलैंड पे? ये नंबर एक्सपेक्टेड है और एक्सपेक्टेशन ये है कि एक स्ट्रॉन्ग सेट रहेगा। ऑब्वियसली आई थिंक जो कमर्शियल व्हीकल, मीडियम एंड हेवी कमर्शियल, प्लस लाइट कमर्शियल व्हीकल जिसे हम एलसीवी मार्केट कहते हैं, ये दोनों मार्केट्स आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। और एक्सपेक्टेशन यही है कि जैसे केपेक्स अनाउंस हुए हैं, रोड्स और हाईवेज जैसे बन रहे हैं, लॉजिस्टिक्स की कीमतें जो इकोनॉमिक सर्वे में आई थी 14% से 8% पे आई है, इवन घटेगी फर्दर बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी चीजें आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ को सहारा देगी। एंड ऑब्वियसली आई थिंक जो एक प्रोडक्ट स्वीट है अशोक लेलैंड के पास, एमएचसीवी भी है जहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, एलसीवी में इन्होंने जो नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, यहाँ पे जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी रहेगी, इसमें इनके पास अच्छे खासे प्रोडक्ट्स है। इनपुट कॉस्ट स्टेबल लग रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जो जीएसटी के बाद आई थिंक थोड़े नॉर्मलाइज हो चुके हैं। दैट विल क्रिएट अ फर्दर बफर फॉर इम्प्रूव्ड वॉल्यूम स्टॉक वैल्यू, और इसलिए हमें लगता है आई थिंक नंबर शानदार आने की उम्मीद है। स्टॉक अच्छा खासा चल चुका है और इसलिए जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। चलिए अब कैश मार्केट कॉल ले लेते हैं। फिर कैश मार्केट कॉल्स लेंगे हम मानस जी से, अमित जी से, कविता जी से। चलिए कविता जी आप बता दीजिए आपकी कैश कॉल इस समय की। तो अनुज जी, कैंपस एक्टिव वेयर यहाँ पर आप देखें तो ऑन अ डेली चार्ट एक पेनेंट और से फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए दिखता है। RSI is also supportive, 283 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। प्रोजेक्शन सीम्स टू बी अप टू 295 तक के लेवल की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है, अंटिल काउंटर 279 के लेवल को होल्ड किए हुए है। कैंपस एक्टिव वेयर विल बी द बैटरी। ओके, कैंपस कविता जी की कॉल। अमित जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी, आदित्य बिरला सनलाइफ एएमसी के साथ जाऊंगा। लगभग 838 का प्राइस है आदित्य बिरला सनलाइफ एएमसी का। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक एक टाइट कंसोलिडेशन, 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक रेंज ब्रेकआउट हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओवरऑल सारे की मूविंग एवरेजेस और नियर टू द सपोर्ट है जहां से ये स्टॉक एक अपथ्रस्ट जनरेट कर रहा है, तो इसे बाय करें। 815 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 885 के। ओके, अब मानस जी बताइए आपका ट्रेड कैश मार्केट में। तो देखिए अनुज जी, देवयानी इंटरनेशनल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर कुछ रिवर्सल के साइन वीकली चार्ट पे भी देखने को मिले थे। पिछले हफ्ते कंसोलिडेशन देखने को मिला और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 132 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है और 145 रुपए के टारगेट सेट करने हैं।
ओके, तो यहाँ पे 3 कैश कॉल्स हो गई आज। ये 3 ट्रेड्स कुछ देर में हम लेके आएंगे धमाकेदार ऑप्शन। मीनवाइल कुछ स्टॉक्स को देखिए जो कि बड़ी ट्रेजेक्ट्री को पार करने की कोशिश करते हुए 9811 पे जरा प्लीज़ रखिएगा आप बजाज ऑटो के ओआई को स्क्रीन पे एक बार। बजाज ऑटो पिछली बार के थ्रस्ट में हीरो मोटोकॉर्प भी चल रहा था, लेकिन इस बार ये कमांडिंग पोजीशन में जो स्टॉक आया है दैट्स बजाज ऑटो, बाकी हीरो मोटोकॉर्प बैकफुट पे है। अमित जी, बजाज ऑटो पे आपका टेक क्या होगा? मैं सुबह से इसके वाइज को देख रहा था और एक बार वाई भी रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज़। इट्स 9765। ये वो नवंबर 24 के ब्रेकडाउन पॉइंट को स्ट्राइक कर रहा है। आपको क्या लग रहा है मैन, अगले 10 दिन के लिए पॉइज्ड है क्या ये किसी बड़े इस डायरेक्शन में मूव देने के लिए? विरेन जी, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ये स्टॉक कंटिन्यूसली अपने ब्रेकआउट पॉइंट पे कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 3-4 दिनों का अगर प्राइस एक्शन देखें तो काफी नैरो टाइट रेंज प्राइस एक्शन था और आज के सत्र में हम उसका एक ब्रेकआउट देख रहे हैं विच इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स। वॉल्यूम अगर आज के देखें तो पिछले 4-5 दिन के वॉल्यूम्स को ऑलरेडी सुपरसीड कर चुका है। तो ओवरऑल पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 10,100 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। स्टॉप लॉस हम 9,700 रुपीज का रखेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड डेटा की। और गोल्ड में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, एक्विटीज़ में कम हुआ है, हालांकि एक्विटीज़ में भी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है अभी भी। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और ये देखिए आप, गोल्ड ने किया बोल्ड। ये इस पे आता हूं मैं, आगे डिटेलिंग करता हूं, पहले सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए नंबर था इस बार का नेट एसेट मैनेजमेंट का, एसेट अंडर मैनेजमेंट का, यानी कि कितना पैसा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मैनेज करती है। वो इसीलिए नजर पे था क्योंकि लास्ट मंथ दिसंबर में गिरा था। इस बार वापस बाउंस बैक और अच्छा खासा 1% से ज्यादा का उछाल मंथ ऑन मंथ कुल एयूएम्स में नजर आएगा। और इसके पीछे रीजन था डेट। लास्ट मंथ में तगड़े आउटफ्लोज हुए थे, मैसिव आउटफ्लोज थे, 1,32,000 करोड़ के। वो ट्रेंड वापस स्टेबलाइज होता हुआ इस बार 75,000 करोड़ रुपए डेट फंड्स में इनफ्लोज आए। इसीलिए, और ये एडजस्टमेंट भी इसीलिए क्योंकि मेरे ख्याल से लास्ट मंथ जो था वो क्वार्टर एंडिंग था, तो हो सकता है कॉर्पोरेट्स ने वो रीएडजस्टमेंट्स प्ले आउट करे हो, कुछ पैसा निकाला हो, इसीलिए इस तरह के समीकरण थे। पर एयूएम्स वापस स्वेल कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जब आजकल म्यूचुअल फंड के मंथली नंबर्स आते हैं तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं एसआईपी इनफ्लोज की। ये गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया उन नंबर्स का। इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि दिसंबर मंथ में पहली बार 31,000 करोड़ रुपए के पार वो एसआईपी का मंथली नंबर निकला था। और क्योंकि लास्ट मंथ जिसके आंकड़े आए जनवरी काफी वॉलेटाइल था, एक समय तो अच्छे खासे दबाव में था, तो आज सुबह भी जैसे चर्चा हो रही थी, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये नंबर जस का तस बना हुआ है नहीं। और इंटरेस्टिंगली एग्जैक्टली वही 31,000 करोड़ के ऊपर का नंबर इस जनवरी मंथ में भी देखने को मिला है। यह आंकड़ा इंकरेजिंग है। पर इसके आगे की कहानी, इक्विटीज के जो फंड्स हैं उसमें किस तरह के इनफ्लोज, पिछले 2 महीने से लगातार इक्विटीज से पैसा जो इनफ्लोज आ रहे हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। इस बार जनवरी ओवर दिसंबर कह लीजिए 14% का इक्विटी इनफ्लो और रिड्यूस होता हुआ नजर आया। 24,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन, नेट इनफ्लो इक्विटीज में देखने को मिला। इसका फर्दर ब्रेकअप, लार्ज कैप्स, हालांकि क्वांटम साइज छोटा होता है लेकिन जंप तगड़ा है। 28% लार्ज कैप्स में इनफ्लोज बढ़ते हुए नजर आए, क्वांटम बढ़ता हुआ नजर आया मंथ ऑन मंथ। पर इस समय जो स्टार परफॉर्मर बना हुआ है वो है फ्लेक्सी कैप। लास्ट मंथ 10,000 करोड़ रुपए के ऊपर चला गया था इनफ्लो, इस बार 23% का फ्लेक्सी कैप में गिरावट है। ऐसे ही मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स 23% मंथ ऑन मंथ का डिक्लाइन है। तो लार्ज कैप्स में पैसा बढ़ा, इनफ्लोज बढ़े, इनमें इनफ्लोज वीज़ावी दिसंबर रिड्यूस होते हुए नजर आए। और हां, गोल्ड ईटीएफ जो फोकस में आए थे लास्ट मंथ, जब 200% का उछाल था, 11,500 करोड़ रुपए के आसपास मंथली गोल्ड ईटीएफ में इनफ्लोज गए थे। उस तगड़े बेस के ऊपर जनवरी में डबल होता हुआ आंकड़ा 24,000 करोड़ के पास या उसके पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मैसिव सर्ज है गोल्ड इनफ्लोज में, ईटीएफ में। और मैंने जनवरी का डेटा दोनों का रख दिया, इक्विटी और गोल्ड का। यह पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा होगा कि गोल्ड के इनफ्लोज इक्विटीज को मैच कर रहे हैं। इनफैक्ट इसमें चांदी ईटीएफ नहीं है, अगर उसको मिला दें तो बुलियन मैसिवली सरपास कर रहा होगा इक्विटी इनफ्लो को जनवरी मंथ में। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, ये आंकड़ा उल्टा लिख दिया गया। इक्विटी 24,013 और गोल्ड 24,040 है।
शुक्रिया आशीष। तो इक्विटी से स्लाइटली हायर गोल्ड इस बार। चलिए हम थ्रेडबेयर डिस्कस कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से और बात करते हैं धमाकेदार ऑप्शंस की। धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे हम अरुण जी से, जतिन जी से और रचना जी से। रचना जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड। जी हमने थोड़ी देर पहले एपीएल अपोलो में शॉर्ट की बात करी थी, तो हम यहाँ पे पी बाय करेंगे उसी में 27 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो हम यहाँ पे 2260 के पी को बाय करेंगे जो कि 58 के करीब ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम थोड़े कम है लेकिन नेवरदलेस 50 के एसएल के साथ इसको लॉन्ग कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 80 एंड 100। ओके 2260 की पुट एपीएल अपोलो की यहाँ पे आप पिक कर रही हैं। ये हो गया ऑप्शन ट्रेड। ये याद रखिएगा पुट ऑप्शन है 2260 की। जतिन आपका ट्रेड क्या रहेगा? हमारा जो ट्रेड रहेगा वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का 1920 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी, जो तकरीबन 28 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली ये स्टॉक ने अपने 4 दिन के कंसोलिडेशन को अपसाइड की तरफ में ब्रेकआउट दिया है। अगर जो फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो 2.9% का एडिशन है, तो हमें लगता है कि लॉन्ग बिल्टअप है और कहीं ना कहीं स्टॉक में एक ब्रेकआउट है, जिसके कारण हमें ये स्टॉक में एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है। इसके लिए 1920 स्ट्राइक का कॉल लेने की सलाह रहेगी। ओके चलिए ये हो गई जतिन जी की ट्रेड। अरुण जी आपका धमाकेदार ऑप्शन। जी अनुज जी, आईसीआईसीआई बैंक के एट द मनी कॉल को लेने की सलाह रहेगी। 1400 का कॉल ऑप्शन है, 19 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को अगर यहाँ से लीडरशिप वापस लेनी है तो आईसीआईसीआई बैंक वापस एक परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो एट द मनी कॉल को लेने की सलाह है, 1400 का कॉल को बाई करे, 19 रुपए के आसपास 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और 28 रुपीज तक के ऊपर में टारगेट। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, 2 और स्टॉक्स की बात करेंगे, दोनों कैश मार्केट के हैं। पहले एक बार मुझे दिखाइए किरी इंडस्ट्रीज का स्टॉक का। काफ़ी लोग वेट कर रहे थे इसके कि क्या डिविडेंड आएगा या नहीं आएगा। 10% के करीब स्टॉक नीचे है इस समय पर। आशीष के पास चलते हैं, जानते हैं कि क्यों इतनी गिरावट आई। आशीष बताइए क्यों गिरावट आई। भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है, 10% तक ये स्टॉक टूट गया। और इसके पहले भी हमने लगातार अपडेट्स देकर बताया कि दरअसल मामला क्या है। 11 साल निवेशकों ने इंतजार किया कि डिविडेंड मिलेगा, अच्छा डिविडेंड मिलेगा, बड़ा डिविडेंड मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। बिल्कुल निराशा यहाँ पर देखने को मिली। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 31 दिसंबर को, मैं पूरा सिनेरियो आपको समझाता हूँ, अनाउंसमेंट किया था। 11 साल से जो डाईस्टार का लिटिगेशन चल रहा था वो फाइनली रिजॉल्व हो गया और कंपनी को प्रोसीज मिल गई। प्रोसीज भी इतनी भारी भरकम मिली, वैसे उम्मीद था, सबको पता था कितना मिलेगा, 5200 करोड़ के आसपास, जो कि कंपनी के मार्केट कैप उस समय तकरीबन 3000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था और कंपनी को 5200 करोड़ मिले। अब इस खबर के चलते अगर आप देखें तो एक स्टॉक में एक तरफा बड़ी रैली देखने को मिली, लेकिन धीरे धीरे आने लग गई निराशा। अब आज फाइनली आप देखें तो बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। नतीजे आए, नतीजे कमजोर हैं, वो बात अलग है, लेकिन खास बात यह कि मैनेजमेंट ने साफ कर दिया कि बिल्कुल डिविडेंड किसी को नहीं मिलेगा, 1 रुपए का डिविडेंड नहीं मिलना है। इनफैक्ट जितनी भी प्रोसीड्स आएंगी सबका इस्तेमाल वो एक्सपेंशन प्लान्स में करेंगे। कॉपर स्मेल्टर लगाने जा रही है कंपनी, जो कि अपने कोर कारोबार से बहुत अलग है। इससे पहले के जितने भी प्रीवियस कॉल आप देखें तो सब में मैनेजमेंट ने कहा है कि शेयर होल्डर्स को उनका इंतजार करने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए रिवॉर्ड किया जाएगा। लेकिन जब समय आया तब ये इंतजार खत्म नहीं हुआ और 11 साल भी अगर आप देखें तो उसके बाद भी कुछ नहीं मिला। 4000 करोड़ ये कॉपर स्मेल्टर में निवेश करेंगे। साथ में ये भी कह रहे हैं कि इनका जो एग्जिस्टिंग डाई बिजनेस है इसमें भी अब कैपिटल की जरूरत पड़ गई है। तो निवेशकों को तो सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी है और इसी का असर है, स्टॉक है फिलहाल 9% नीचे। बिल्कुल, और सच बताऊं तो कई बार शायद प्रमोटर्स भूल जाते हैं कि ये कंपनी सबकी है, पूरे शेयर होल्डर्स की है, अकेले उनकी नहीं है। लेकिन जो भी है अब उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। लेकिन खैर 9% नीचे इस समय स्टॉक का। एक और स्टॉक आज हमारे रेडार पर है, वो है फिजिक्स वाला। एक बार लेकर आइए, हमने आज के फिसडी स्टॉक्स में इसकी बात भी की थी। 4% नीचे है ये स्टॉक और अब इशू प्राइस से सिर्फ 45 पैसे ऊपर है। 109 रुपये का इशू प्राइस था। आशीष ये क्यों टूट रहा है? हाँ, स्टॉक में बराबर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है लगातार और दरअसल हाई से 32% नीचे हो। जैसे कि राइटली आपने बताया कि अपने इशू प्राइस के करीब ही आ गया, 109 रुपये का इशू प्राइस था। लेकिन याद करिए कि जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो क्या गजब का हाई देखने को मिला था, 162 रुपये का हाई बनाया था। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आज के 4-5% की जो गिरावट है ये अब एक कारण हो सकता है कि
कल इसका 90 दिनों का लॉक इन है वो खत्म हो जाएगा। तो कल अगर खत्म होगा तो परसों से अगर आप देखें तो स्टॉक में यहाँ पर लिक्विडिटी फर्दर बढ़ती हुई नजर आएगी। फिर देखेंगे कि एंकर निवेशक बेचते हैं कि नहीं, वो अपनी अलग बात है, लेकिन इससे पहले एक नर्वसनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब एक और खास बात यह है कि जब इसके नतीजे आए थे तकरीबन 5 तारीख को, तो उसके बाद नतीजे तो बढ़िया थे, नतीजों में कोई बुराई नहीं थी। इनफैक्ट मैंने सारे इंटरनल्स भी देख लिए थे, वो भी बड़े स्ट्रांग है। लेकिन एक खबर ऐसी है जो शायद एनालिस्ट को पसंद ना आए, लोगों को पसंद ना आए, निवेशकों को। कंपनी लगातार जो है डाइवर्सिफाई कर रही है K-12 कैटेगरीज में, यानी किंडरगार्टन से लेके क्लास 12वीं तक की जो पढ़ाई होती है इसमें एक्सपेंशन कर रही है। और अब तक मैं देख रहा था कि जितनी भी एडटेक कंपनियां, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितनी भी एडटेक कंपनियां हैं, और खासतौर पर अगर उन्होंने एक K से लेके 12 तक की कैटेगरी को टारगेट किया, किसी ने पैसा बना के नहीं दिया। इनफैक्ट ज़्यादातर तो फेल ही हो गई, निवेशकों का पैसा तो पूरी तरीके से नुकसान हो गया। 400 करोड़ के आसपास जो है वो निवेश कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम से ज़्यादा बड़ा टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज ये K-12 कैटेगरी में। मैनेजमेंट तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन हो सकता है कि बाजार को इस थीम पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक फिलहाल 5% नीचे। कैसे कैसे खेल हो रहे हैं और पढ़ाने वाले फेल हो रहे हैं। अगर आप फिजिक्स वाला का हाल देखें तो आप ये कह सकते हैं जनाब 109 पे आशीष ने, अगर आप देखें, पूरा दृष्टिकोण पेश कर ही दिया है। ये मयूरेश जी बहुत संक्षेप में रखिएगा, फिजिक्स वाला जो लोग ट्रैप्ड हैं वो क्या करें? दूसरे विकल्प देखिए, वीरू जी, एज सिंपल एज दैट। मुझे लगता है आई थिंक सेंटिमेंट्स मार्केट में सुधर गए हैं, अर्निंग्स और जो एक तड़का मिला है बजट को लेके भी, आई थिंक काफी कुछ थीम्स उभर के आ रही है। डेटा सेंटर एंड एंसिलरी थीम्स हैं, पावर एज अ थीम इज एन एंसिलरी थीम, इंडस्ट्रियल्स, केपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग इज एन एंसिलरी थीम, BFSI एंड ऑब्वियसली कंज्यूमर स्टेपल्स। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी कुछ अच्छे विकल्प है बाजारों में। तो अगर आप अटके हुए हो तो आई थिंक वी ऑलवेज बिलीव एट मार्केट्स विद इंडिया, अगर एक लूजिंग स्टॉक है तो आप उसे निकल जाए एंड ट्राई टू एंटर इनटू गुड ग्रोथ स्टोरीज। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे हम मानस जी से, फिर चलेंगे रचना जी के पास F&O सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए अमित सेठ जी के पास, और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जोशी जी के पास। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए पावर ग्रिड, जहां पर स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के बाद दिखाया है, उसके ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 295 का कॉल ऑप्शन जो करीब करीब 5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको खरीदारी करनी है, 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 9 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, मानस जी का ट्रेड रहा पावर ग्रिड और उसकी स्ट्राइक कॉल आपको पिक करनी है। रचना जी, आपका F&O सुपरस्टार क्या रहेगा? जी, मेरी तरफ से फेडरल बैंक रहेगा, जिसको हम शॉर्ट करेंगे। और काफी सारे दिनों की बहुत ही नैरो रेंज थी जो यहाँ पे टूट रही है, तो यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे 286 पे, एंड डाउन साइड पे हमारा टारगेट रहेगा 276। ओके, फेडरल बैंक। रचना जी आज थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनको शॉर्ट करने की तैयारी कर रही हैं। APL अपोलो के बाद अब फेडरल बैंक का नंबर है। अमित जी बताइए आप क्या ट्रेड ले रहे हैं? जी अनुज जी, मैं लार्सन एंड टुब्रो को लॉन्ग करूंगा। 4163 का इसका प्राइस है। L&T अगर देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ हम बनी हुई है, ऑलमोस्ट स्टॉक 52 वीक हाई की तरफ जा रहा है। और अच्छी बात ये है कि आज के सत्र में पिछले 4 डेज के हाई के ऊपर निकला और बजट डे के हाई के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो 4161 इसका प्राइस है, 4100 का स्टॉप लॉस रहेगा, और इसमें हमारे टारगेट्स रहेंगे 4250 एंड 4300 के। ओके, L&T स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन L&T पे आपका बाय कॉल 48 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ। अब चाहते हैं मयूरेश जी के पास आज के मिड कैप फंडा के लिए। मयूरेश जी, मिड कैप में क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, वापस हमने जो एक स्टॉक ऐड किया हमारे स्विंग पोर्टफोलियोज में, वो है स्टार हेल्थ। नंबर शानदार थे तीसरे तिमाही में। जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है वो लगभग 23% बढ़ा, 5050 करोड़ के आसपास। जो प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, वहां पे 400% की ग्रोथ दिखी है, 450 और करोड़। बट जो 3 अहम रेशियोज रहते हैं कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, जो कंबाइंड रेशियो है तीसरे तिमाही के लिए 99% पे आया था, विच इज एन इंप्रूवमेंट ऑफ 300 बेसिस पॉइंट्स, 102% था सेम टाइम लास्ट ईयर। जो लॉस रेशियो है उसमें भी 300 बिप्स का एक इंप्रूवमेंट देखा गया है एट 69%, और एक्सपेंस रेशियो 30% के पास आया है। मैनेजमेंट इज साउंडिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि जो चौथी तिमाही रहेगी ये स्ट्रॉन्ग डायनामिक्स
शायद कैरी फॉरवर्ड हो इवन इन Q4। तो हमें लगता है आई थिंक स्टार हेल्थ एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 14 से 15% की अपसाइड हम देख रहे हैं। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे स्विंग पोर्टफोलियो में है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। ओके, स्टार हेल्थ मैं शुरुआत से रख देता हूँ आपकी स्क्रीन पे। सस्ता ऑप्शन मानस जी ने पिक किया और मानस जी का पहला ट्रेड रहा आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड, और पिक किया उन्होंने पावर ग्रिड की 295 की कॉल। 3 पे स्टॉप लॉस रखी, 9 का अगर आप देखें टारगेट रखी। 4 पैसे पे ट्रेड करते हुए रचना जी ने आज एक शॉर्ट कॉल ली फेडरल बैंक पे, फेडरल शॉर्ट मिड कैप बैंकिंग में फॉर पॉसिबल टारगेट 276 286 का स्टॉप लॉस रखिएगा। और अगला ट्रेड आया आज अमित जी का चार्ट का चमत्कार, और पिक किया अमित जी ने आज चार्ट का चमत्कार। और L&T उनका फ्यूचर्स बाय कॉल था 4250 का 4300 का लक्ष्य। और स्टार हेल्थ मयूरेश जी की आज कॉल रही मिड कैप फंडा। अनुज ओके, चलिए अब एक और लिंक करते हैं। एक कंपनी फोकस में है इंडिगो। जी हाँ, DGC से जो छूट की मियाद मिली थी वो आज ख़त्म हो रही है, और 6 दिसंबर संकट के बाद DGC ने वो छूट दी थी। और बात करते हैं अब एक सरप्राइज़ भी आपके लिए। हमारी रिसर्च टीम में अब नूपुर जुड़ रही हैं। नूपुर, गुड आफ्टरनून। नूपुर के साथ वीरू मैं पहले काम कर चुका हूँ जब मैं CNBC TV 18 में था। और नूपुर, वेलकम टू द टीम, गुड टू हैव यू। और बताइए क्या आप जो इन्फॉर्मेशन लेकर आए इंडिगो के लिए, उस पर बात हो जाए। बिल्कुल सर, थैंक यू सबसे पहले तो, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी मीडिया में आपने ही मुझे एक मौका दिया था और फिर से यहाँ पर आज एक इमोशनल कमबैक मुझे लग रहा है। थैंक यू उसके लिए। और इंडिगो की बात करें तो सर आज ये स्टॉक काफ़ी फोकस में है, क्योंकि जो दिसंबर में हमने देखा था जिस हिसाब से क्राइसिस आए थे एविएशन सेक्टर में, उसके बाद DGCA ने जो छूट दी थी कि 10 फरवरी तक आप जितने भी नियम है वो पूरे कर सकते हैं, उसका आज आखिरी दिन है। तो सवाल यही उठता है कि इंडिगो ने क्या अपने जो पायलट में जो चेंजेस है वो मॉडिफिकेशंस कर लिए हैं। बिल्कुल, कंपनी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। जो पायलट के नियम आए थे उस पर अब कंपनी पूरी तरह से खड़ी होती हुई आपको दिखेगी। उस समय हमने देखा था कि करीबन 5000 फ्लाइट से जो कैंसिल हुई थी इंडिगो पर, इसके ऊपर करीबन 20 करोड़ 20 लाख के अराउंड का जो पेनल्टी है वो भी देना पड़ा था। और उसके बाद जो नए नियम है वो अब उस पर कंपनी पूरी तरह से तैयार भी हो चुकी है। एयरलाइन ने अपनी जो ऑपरेशनल क्षमता है वो भी बढ़ा दी है। और अब यहाँ पर देखें तो मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ जितने भी चेंजेस इंडिगो ने लाए हैं। सबसे पहले जो बफर क्रू की संख्या थी वो 0% थी, अब उसे बढ़ाकर 3% कर दिए। इसका मतलब यही होता है कि अगर कंपनी के पास पायलट नहीं है या इमरजेंसी की वजह से वो नहीं आ पा रहा है तो उसके पास जो 3% की क्षमता है उससे वो अपने जो फ्लाइट्स है वो शेड्यूल पर चला सकते हैं। इसके अलावा जो किया है, कम से कम 15% जो क्रू है कंपनी का वो हमेशा स्टैंड बाय पर रहेगा, ताकि कोई भी इमरजेंसी और आखिरी में कोई भी कैंसिलेशंस होते हैं तो उसकी वजह से जो स्टैंड बाय पर क्रू है वो इन फ्लाइट्स को उड़ा सकता है, जिसकी वजह से जो डिस्रप्शन है वो कम होता हुआ आपको नजर आएगा। इंडिगो ने जो पायलट टू एयरक्राफ्ट रेशो है उसे भी बढ़ाने का फैसला किया है, यानी हर विमान के लिए अब पहले से ज़्यादा जो पायलट्स है वो अवेलेबल रहेंगे, जिससे फ्लाइट की जो रीशेड्यूलिंग है वो आपको कम होती हुई दिखेगी। अब जो प्रति फ्लाइट की विमान के लिए करीबन 7.2 क्रू का जो सेट है वो योजना यहाँ पर बनाई गई है। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि जो डिस्ट्रप्शन है जो हमने देखे थे दिसंबर में अब वो नहीं होंगे। सेफ्टी के रूल्स कंपनी जो है वो लगातार उस पर कंप्लायंस करती हुई नज़र आ रही है। कॉस्ट की बात करें तो हालांकि इस मॉडरेशन से थोड़ा इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल पर दिखेगा, लेकिन Q3 के नतीजों में कंपनी ने क्लियरली ये कहा है कि ये जो कॉस्ट है ये ऑलरेडी जो अपने बुक्स में वो कंपनी ले चुकी है और इसका इम्पैक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज आने वाले क्वार्टर्स में होता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया नूपुर, और आपको ऑल द बेस्ट इस नई इनिंग्स के लिए। तो वीरू, इंडिगो इन फोकस और स्टॉक डीलों पर आप। बिल्कुल नूपुर, वेलकम टू द टीम एंड एंजॉय, और काम करने का स्क्रीन पर आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा इस टीम के साथ। हालांकि मैं जानता हूँ, मैं 2018-19 में जब मुंबई में था तो नूपुर वहीं बैठा करती थी पीछे TV 18 की टीम के साथ। अगेन वेलकम नूपुर। पर अनुज, ये इंडिगो जैसे कि नूपुर कह भी रहे थे कि प्रिपेयर कर रहे हैं क्या अपने आप को नेक्स्ट फेज के लिए, और एक बड़ा ही चैलेंजिंग दिसंबर निकलने के बाद। वीरू, आपको याद होगा हम बात कर रहे थे अभी कुछ समय पहले कि इंडिगो में अब वो हमने अपना पॉजिटिव व्यू खत्म किया था। आपको याद होगा कि बस अब इसमें वन वे जो तेज़ी थी वो खत्म हुई है। यहाँ पर बीच बीच में ट्रेडिंग प्लेस आपको मिलते रहेंगे।
लेकिन जैसा उस दिन भी हम डिस्कस कर रहे थे, अब इंडिगो की फ़्लाइटें भी लेट हो रही हैं और कहीं ना कहीं आई थिंक ये एक सरकार के लिए भी एक वेकअप पॉइंट था कि स्पेशली एट अ टाइम व्हेन एक फॉरेन डेलीगेशन इंडिया आया हुआ था, एक काफ़ी बड़ा एक बड़े देश के हेड इंडिया आए हुए थे, उस समय पे जो ये क्राइसिस हुआ था 3-4 दिन के लिए एविएशन सेक्टर पूरा ठप पड़ गया था और हम बात भी की थी कि उस समय ज़रूरी था कि चलिए ठीक है, ढील दे के कम से कम उस सेक्टर को वापस ऑन इट्स फीट खड़ा किया जाए। लेकिन अब ये जो मोनोपोली वाली सिचुएशन है, ये आगे जाकर इसको चैलेंज होगा। ये आई थिंक कहीं ना कहीं और एयरलाइंस खड़ी होंगी और इस पर एक इम्पैक्ट मुझे लग रहा है कि आगे जाकर आएगा, तो इसके लिए इम्पैक्ट तो पड़ेगा। चलिए अब एक काम करते हैं, कल आने वाले नंबर्स की बात कर लेते हैं। कल M&M के नंबर्स आएंगे, अशोक लेलैंड के नंबर्स आएंगे और डिवीज़ के नंबर्स आएंगे। M&M इंडेक्स कंपनी है, डिवीज़ एक टाइम पे इंडेक्स कंपनी हुआ करती थी, अशोक लेलैंड बहुत लोग मानते हैं आगे जाकर इंडेक्स की कंपनी बनेगी। इन सब का अनुमान हमारे साथ दीपाली और कंचन लेकर आए। पहले दीपाली से शुरुआत करेंगे, M&M और अशोक लेलैंड, इनके नंबर से क्या एक्सपेक्ट करें? दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और M&M के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि M&M के नंबर स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड हैं और किसी भी पैरामीटर पर देखें, फिर चाहे वो रेवेन्यूज़, एबिटा या फिर प्रॉफिटेबिलिटी ही क्यों ना हो, ऑलमोस्ट 30% के आसपास की ऑन एन एवरेज ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वाई बेसिस पे। रेवेन्यूज़ में 30% का जंप आ सकता है, पैट 32% ग्रो होकर 3992 करोड़ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। एबिटा में भी 31% की ग्रोथ 5910 करोड़ का आंकड़ा रह सकता है और एबिटा मार्जिन हालांकि फ्लैट रहेंगे, 14.6% के मुकाबले सिमिलर नंबर रिपोर्ट कर सकती है कंपनी इस तिमाही में भी। दरअसल इनके जो ऑटो और फार्म वॉल्यूम्स है वहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है। ओवरऑल ट्रैक्टर के सेगमेंट के आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो वहाँ भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन कंपनी की रही है और ओवरऑल जो ग्रोथ रही है ट्रैक्टर सेगमेंट में वो 23% के आसपास की रही है सालाना आधार पर। दरअसल मार्जिन्स में ग्रोथ इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि इन्होंने डिस्काउंट काफ़ी दिए हैं इस क्वार्टर में राइजिंग कंपटीशन के बीच में, प्लस जो इनका ईवी शेयर सेल का कंपोजिशन था ओवरऑल सेल्स में वो भी हायर साइड पर था। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से इनके थोड़े से मार्जिन्स में वो ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है जो कि बाकी नंबर्स में दिखाई दे रही है, बट ओवरऑल नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली होगी इस क्वार्टर के अर्निंग्स में कि यहाँ पर अदर इनकम भी लाइकली हो सकती है, जो कि आरबीएल में उन्होंने स्टेक सेल किया था Q3 में, वो भी इस बार के अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री, डिमांड आउटलुक को लेकर ऑफ कोर्स, नए प्रोडक्ट्स को लेकर टाइमलाइन क्या है और साथ ही कैफे 3 नॉर्म्स को मीट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी कंपनी प्लान कर रही है, ये इंपॉर्टेंट होगा, बट अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। अशोक लेलैंड के भी नंबर्स डिसेंट रहेंगे। रेवेन्यूज में 19% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मुनाफा 26-26.5% ग्रो हो सकता है, एबिटा में भी 11.5% की ग्रोथ आने का अनुमान लगाया जा रहा है सालाना आधार पर और जो एबिटा मार्जिन्स हैं वो 12.8% के मुकाबले 13% पर रह सकते हैं। दरअसल वॉल्यूम ग्रोथ इनकी काफ़ी रोबस्ट रही है, इनके एक्सपोर्ट का शेयर हायर साइड पर रही है जिसकी वजह से ओवरऑल नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल वॉल्यूम्स देखेंगे तो 24% ग्रो हुए थर्ड क्वार्टर में वाई बेसिस पे, एलसीवी एमएचसीवी के वॉल्यूम्स भी 24% ग्रो हुए और एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स में भी 20% के आसपास की ग्रोथ रही। अच्छे अर्निंग्स के बावजूद भी जो मार्जिन है वहाँ पर उतनी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि इनका जो ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स रहा वो काफ़ी एडवर्स रहा। अब इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि कंपनी की एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी व्हीकल और नॉन व्हीकल बिजनेस को लेकर क्या है आगे के लिए, वो देखना होगा कि कंपनी रिसेंटली जो नॉन व्हीकल बिजनेस है वहाँ पर काफ़ी एक्सपैंड कर रही है। 50% के आसपास के रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन नॉन व्हीकल बिजनेस से आता है और जब हम नॉन व्हीकल बिजनेस की बात करते हैं तो ये नॉन ट्रक बिजनेस होता है जिसमें डिफेंस, इंडस्ट्रियल, मरीन इंजन्स हो गए, पार्ट जिनसेस हो गए या फिर इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल बैटरी इकोसिस्टम ही क्यों ना है। तो इसको लेकर एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी कंपनी की है क्योंकि ये ग्रोथ ड्राइवर्स कंपनी के लिए बने हैं और इसीलिए अच्छे अर्निंग्स एक्सपेक्टेड हैं अशोक लेलैंड से भी। अशोक लेलैंड और देखिए दोनों स्टॉक्स की प्लेसमेंट बहुत एग्रेसिव है। अशोक लेलैंड ऑल टाइम हाई पे एक वर्टिकल राइज बीते 9 महीने का इन नंबर से पहले और M&M में एक डेंट पड़ा था, नो डाउट अबाउट दैट, बट उसने भी अपने डैमेज को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। अब आएंगे इनके चार्ट्स को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले कंचन से बात कर लेते हैं दिवीज लैब। कंचन, दिवीज से क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार? जी, डिवीज लैब के नंबर्स की बात करें तो देखिए हमें साल दर साल यहाँ पे एक हेल्दी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है। जो स्ट्रीट इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन लगा रहा है रेवेन्यू की, दैट इज अराउंड 2690 करोड़, यानी कि करीब करीब 16% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट की बात करी जाए तो 5% प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं वो भी हमें स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिल सकते हैं। इस टाइम पे हमने बात करी कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वहाँ पे एक हेल्दी सर्ज हमें देखने को मिलेगा बिकॉज इनका जो अक्रॉस द पोर्टफोलियो सेगमेंट देखे जाएं तो वहाँ पे भी जो मोमेंटम
मोमेंटम है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी साइड में बना हुआ है। अगर बात करें कस्टम सिंथेसिस और जेनरिक बिजनेस की तो 20% एंड 5% रिस्पेक्टिवली यहाँ पे हमें अपटिक देखने को मिल सकता है। एपीआई की बात करी जाए तो 5% का इजाफा यहाँ पे भी इस टाइम पे स्ट्रीट जो है अनुमान लगा के चल रहा है। इनफैक्ट कंपनी इस टाइम पे जो नए एपीआई मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की सोच रही है ताकि जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बन रखा है उस पर सस्टेन किया जा सके और साथ ही साथ जो प्राइस इरोजन है उससे भी इस टाइम पे कंपनी बच सके। लेकिन आपको प्रोग्रेस देखनी होगी कि किस तरीके से आती है आयोडीन बेस्ड और साथ ही साथ जो गोल्डियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर और मैनेजमेंट की आगे के आउटलुक को लेकर क्या कमेंट्री रहती है। लेकिन नंबर्स पॉजिटिव हैं, नंबर्स पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव रह सकते हैं। माफ़ कीजिएगा कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपाली आपके बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एमएनएम को लेके आइए स्कीम पे प्लीज़ एक बार ज़रा। मयूरेश, एमएनएम क्योंकि इन नंबर्स में, अच्छा मयूरेश है नहीं बट याद रखिएगा इन नंबर्स में थार रॉक्स के नंबर्स और प्लस, अच्छा दीपाली है क्या ऑन एयर अभी स्क्रीन पे? मेरे ख्याल से है नहीं अभी, ठीक है बात करता मैं उस पर, लेकिन एक बार चार्ट्स पे बात कर लेते हैं। इट्स दीपाली, मैं एक बात पूछ रहा था, अब एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर और इनफैक्ट मुंबई भी मैंने देखा ये एक्सीवी 9 ही जो थी इनकी जो ईवी पोर्टफोलियो है अच्छी प्रेजेंस है सड़क पे, है ना? इनफैक्ट वीरेन, जो इनके ओवरऑल जो रेवेन्यूज़ में हम ग्रोथ देख रहे हैं वो इसी वजह से देख रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मिक्स है या फिर जो कॉम्पोजिशन है वो हायर साइड पर रहा है और जो डिस्काउंट्स भी कंपनी ने दिए हैं वो उन्हीं गाड़ियों पर दिए हैं जिनका आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, थार रॉक्स, क्योंकि जो इनका नॉन ईवी पोर्टफोलियो उसके मुकाबले ईवी पोर्टफोलियो में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है जिसकी वजह से हम ये सर्च देख रहे हैं। और आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि जो डिमांड ईवीज़ को लेकर है वो स्ट्रॉन्ग है और इनफैक्ट XCV 9S की बात करें तो डिपेंडिंग कौन सा वेरियंट आप पिक कर रहे हैं यहाँ पर वेटिंग भी है 3 to 9 मंथ्स के आसपास की। ऑल राइट दीपाली, शुक्रिया आज ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने रखने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। डीआर चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी जुड़े हमारे साथ। देवेन जी गुड आफ्टरनून। क्या ये कहना सही होगा कि मार्केट के बुरे दिन अब खत्म हुए? जिस तरीके से ट्रेड डील आई, पिछले कुछ दिनों में अर्निंग्स इंप्रूव हुई हैं, FIS की भी 4 दिन से बाइंग हो रही है, एडवांस डिक्लाइन भी इंप्रूव हुआ है, क्या फाइनली थोड़ा सेलिब्रेट करने का टाइम आया क्या? गुड आफ्टरनून। आई थिंक मार्केट को कुछ वैलिडेशंस की जरूरत पड़ती है और ये वैलिडेशंस मिलने शुरू हो चुके हैं। एक तरफ आई थिंक जो लंबे समय से एक मांग थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर कैपेक्स नहीं कर रहा है, तो शायद ये भी मांग आज की तारीख के अंदर मीट होती दिख रही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के बैलेंस शीट आप निकाल के देखो तो आई थिंक देयर कैपेक्स प्रोग्राम्स आर हैपनिंग एंड नाउ सिस्टमैटिकली हैपनिंग फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी। जैसे कि आई थिंक ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा काइंड ऑफ कंपनीज पुटिंग अक्रॉस अ न्यू प्लांट फॉर एक्सपांडिंग देयर कैपेसिटी along with जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसका आपने उल्लेख किया उनके हिसाब से भी देखे, उसके नजरिए से भी देखे तो आई थिंक मेनी ऑफ द कंपनीज आर बेसिकली प्रिपेयरिंग देमसेल्फ लिटिल बिट इन एडवांस टू आई थिंक अलाइन देमसेल्फ विद द ग्लोबल प्लेयर्स। शायद आई थिंक यूरोपियन यूनियन से जो नए कारोबार की उम्मीद है उसके अंदर काफी बिजनेसेस इससे सबने जुड़ जाते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। जो मार्केट को अभी तक सबसे बड़ा पेन पॉइंट था दैट वाज अ पेन पॉइंट ऑफ विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच आई थिंक कंटीन्यूअस सेलिंग प्रेशर बना था। मैं मानता हूँ कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स के आउटलुक के साथ में हम देखें तो शायद आई थिंक मार्केट के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी गिनी जानी चाहिए डिस्पाइट ऑफ दिस सेलिंग व्हिच वाज हैपनिंग। सो आज अगर सेलिंग भी कम होता है, कॉर्पोरेट अर्निंग व्यवस्थित आ रहा है, कैपेक्स प्रोग्राम सिस्टमेटिकली आगे बढ़ रहा है, I would like to think कि मार्केट के अंदर अगले समय के अंदर we will be seeing the better outlook from most of the analysts on respective companies. As such, we believe that I think earning growth in the vicinity of around 15% by and large I think is a proper estimation that we believe. उसके साथ में मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी रहनी चाहिए। Though I would not call it momentum driven तेजी, I would call it selective तेजी मार्केट के अंदर रहनी चाहिए। मीनवाइल बलरामपुर चीनी के नंबर्स आए हैं, फिनोमिनल नंबर्स हैं। मैं कंसोलिडेटेड नंबर्स देख रहा था, नेट प्रॉफिट करीब 72 करोड़ से बढ़कर 114 करोड़ हुआ है और टॉप लाइन में भी अच्छी जंप है और पीबीटी भी 80 करोड़ से बढ़कर 163 करोड़ हुआ है। तो काफ़ी शानदार नंबर्स बलरामपुर चीनी के। लेट्स वेट एंड वॉच स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। अच्छा, पहला रिएक्शन तो आ गया, अच्छा रिएक्शन है, करीब 3-3.5% ऊपर है इस समय स्टॉक। देवेन जी, अर्निंग सीजन अब खत्म हो जाएगा इस हफ्ते, आपके लिए स्टैंड आउट क्या रहा है इस अर्निंग सीजन में? कौन से पर्टिकुलर स्पेसेस में सबसे अच्छे आपको मूव्स दिखे? सो
आई गेस अनुज, आई थिंक सबसे बड़ा जो लास्ट नंबर जो आया है एसबीआई का, आई थिंक दैट अनडाउटेडली हैज बीन आई थिंक अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन आल्सो, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक गिविंग मोर कन्विक्शन आल्सो फॉर हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ। एक तरफ आपका एयूएम बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेटर होते जा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक जो वैल्यूएशन अंडरलाइंग बिजनेस के हैं उनके अंदर भी आई थिंक संभावना बनती है कि आगे के समय के अंदर दे विल प्रॉब्ली मोनेटाइज सम ऑफ दी वर्टिकल्स उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर आज की डेट में सस्टेन हो रहा है। सो सर्टेनली आई थिंक बैंकिंग क्षेत्र के अंदर नजरिए से देखें तो डेफिनेटली एसबीआई हैज बीन अ स्टैंड आउट परफॉर्मेंस अनडाउटेडली। सिमिलरली आई थिंक ये ऑटो क्षेत्र के नंबर भी देखें, अभी तक जो टीवीएस और बजाज के जो नंबर्स आए हैं उसके अंदर भी बाय एंड लार्ज आई थिंक वी फील मोर कंफर्टेबल कि ग्रोथ मोमेंटम इज इंटैक्ट। जो स्पेंडिंग बढ़ रहा है इकोनॉमी के अंदर उसके साथ में आई थिंक ग्रोथ नंबर्स आई थिंक आर सजेस्टिंग that these companies are likely to produce better result. Maybe I think tomorrow Mahindra & Mahindra result could possibly also be validating the same viewpoint. In fact, M&M could possibly जो हिसाब से उसकी ऑर्डर बुक बनी है तो हिसाब से एक ऐसी संभावना बनती है कि अगले 2 साल तक एटलीस्ट 30% कैगर ग्रोथ के साथ में उनका प्रॉफिट परफॉर्मेंस आ सकता है। And at the same time, I think the valuation wise the company is not that expensive compared to the growth which is expected. So मैं ऐसा समझता हूँ कि I think मार्केट के अंदर काफी हद तक ऑटो एंसिलरीज, काफी हद तक बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट के साथ में जुड़ी हुई जो कंपनियां इंक्लूडिंग स्टॉक एक्सचेंज, आई बिलीव दैट आई थिंक द नंबर्स आर बाय एंड लार्ज गुड। मे बी सम जगह एक दो जगह पे जो थोड़ा बहुत ये क्वार्टर के अंदर इम्पैक्ट आया है वो जो लेबर कोड इम्प्लीमेंट हुआ है उसके साथ में जो प्रोविजन किया गया है उसका एक इम्पैक्ट हाई क्वार्टर के अंदर दिखा जा रहा है। But according to me, I think it should get neutralized in subsequent quarters as far as I think the profit performance is concerned. But by and large, satisfactory earning outlook in this season. देवेंद्र जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मैं ऐसे स्क्रिप्ट्स को और सेक्टर स्पेस को देख रहा था जहाँ पे एक बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद, प्राइस कट्स के बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी है एंड टाइम फ्रेम भी उनको फेवर कर रहा है, एंड दैट्स आई थिंक वाइट गुड सेगमेंट। लुक एट वोल्टास, ब्लू स्टार, एक बार फिर से लोअर लेवल्स ऑफ बाइंग विजिबल है। आपका कहना क्या है? आई मीन लास्ट समर्स में उतना वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाए थे क्योंकि पिछली बार जो रेन फैक्टर था, अनसीजनेबल रेन्स, उसने टेम्परेचर को काफ़ी डाउन रखा था। इस बार आपको कुछ बाइंग अगर में कन्विक्शन नजर आ रहा है क्या? फॉर्चुनेटली आई थिंक द मार्केट ने टाइम करेक्शन अच्छा दिया है एफएमईजी स्टॉक्स के अंदर, वाइट गुड स्टॉक्स के अंदर, और according to me, I think with the higher amount of purchasing power in the hands of people, both due to direct tax related savings and at the same time GST के दाम कम होने के कारण जो एक स्पेंडिंग का जो थ्रस्ट मिल रहा है वो शायद ये समर सीजन में देखने मिले, इसी एक उम्मीद को आप मान के चल सकते हैं। If that is a reality, then probably I think we should be seeing a better picture. हाँ, अगर थोड़ा कोई चीज को स्पॉइल कर सकता है, that could be the prices of copper, which has shot up in the recent times. So maybe it can have at least some impact on the profit margin because 100% pass over शायद न भी हो सके, तो थोड़ा बहुत profit margin के ऊपर उसका impact आ सकता है। But overall, I think the white goods segment on the demand scenario front should be reporting a good top line numbers, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, ऐसे ही दो स्पेस और हैं। होटल्स को देखिए, अंडर परफॉर्मेंस बीते 1 साल की, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहा, मतलब प्राइस वाइज, और एक बड़े अच्छे मूव के बाद 2024 तक। एंड हॉस्पिटल्स जिन्होंने पिछले 4 महीने में काफ़ी अनवाइंडिंग देखी, लिक्विडेशन देखा, इन दो स्पेस में ज़्यादा क्या इंप्रेसिव लग रहा है आपको? वैल्यूएशन काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुके हैं होटल के अंदर पर्टिकुलर। मेरे ख्याल से दी वैकेशन सीजन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ट्रम्प कार्ड एज फार एज आई थिंक दी नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट, दैट इज जनवरी, मार्च एंड अप्रैल टू June quarter of next financial year. They are likely to be showing relatively better performance for particularly the hotel companies. पिछले 4 क्वार्टर के अंदर जो भी प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन जो भी हुआ है, I think that should support some of the hotel companies I think to perform better. As such, at this point of time, we don't have any specific recommendation on a particular company, but as a sector, I think we remain invested and probably we think that it's a good time to continue with the investment. ओके, बिल्कुल। अच्छा देवेंद्र जी, ये एक स्पेस जहाँ पर थोड़ी सी हम करेक्शन देख रहे हैं, आज देखिए आप औरोबिंदो फार्मा 8% नीचे, ठीक ठाक नंबर्स के बावजूद। फार्मा में क्या थोड़े से अब रिस्क फैक्टर्स ओपन हो रहे हैं? कैसे अप्रोच करेंगे स्पेस को?
I don't know whether I think we will call them as a risk factor, but I think shayad everything is in price. Most of the pharma companies, I would say that I think given the kind of growth that they are producing, they are adequately priced. In some cases, I think even slightly expensively priced also. Wouldn't know too much about, I think, how Aurobindo should be treated at this point of time, but I think they are doing some of the structural, meaningful changes in their area of operation, including, I think, saving the cost of operations, etc. And that is true for many other pharma companies simultaneously. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि I think structurally कोई गलत नहीं है. On the contrary, I think we will have to wait and see how once the European Union market opens up next financial year. उसके बाद में I think how these companies are getting aligned to some of the global countries. I think वो एक थोड़ा देखने रहेगा. But overall, I think we will remain cautiously optimistic, and possibility of I think any kind of price fall in the stock prices of some of the good companies could possibly give a better opportunity. Particularly API segment के साथ में और जो CDMO segment के अंदर जो कंपनियां ऑपरेट कर रहे हैं उनके अंदर हमें शायद visibility of business I think looks much better. Though maybe the price wise they are fully priced at this point of time. थोड़ा करेक्शन के साथ में लेना ज्यादा मुनासिब रहेगा ऐसा मैं मानता हूँ. देवेन जी, BSC के शानदार नंबर्स आए, पूरी कैपिटल मार्केट स्पेस एक्साइटेड है. क्या ये स्पेस वापस अब इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकती है? Yeah, Anuj, I guess I think one will remain bullish about this particular space क्योंकि जो हिसाब से regulator एक कदम आगे चल रहा है और continuously I think they are trying to improve the regulatory environment for all the market intermediaries including the stock exchanges, depositories. So मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले 12 महीने के अंदर we should be seeing a more delivery based business into the market, which is a good news for even the depositories along with the stock exchange. So I would remain relatively more confident about the growth prospect going forward. शायद यहाँ पे जो एक आर्ग्यूमेंट है कि ऑप्शन का वॉल्यूम कम होने से शायद आपको यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के अर्निंग में गिरावट आएगी. मैं टिपिकली ऐसा नहीं मानता हूँ. मैं समझता हूँ कि जो पार्टिसिपेंट होता है, इन्वेस्टर जो होता है, ट्रेडर होता है मार्केट के अंदर, he finds his own ways I think to deal into the market, and if he gets into the cash market in a systematic manner, that volume is probably permanent to stay thereafter. So मेरा ऐसा मानना है कि I think opportunity would be good for some of the market intermediaries including stock exchange and the depositories. अच्छा देवेन जी, आपके आने से पहले ठीक हम अशोक लेलैंड के नंबर्स के एक्सपेक्टेशन, M&M के नंबर्स की बातचीत कर रहे थे. ये M&M तो फिर भी पिछले 3 महीने 4 महीने में स्टेबल रहा, बट वर्टिकल राइज इन अशोक लेलैंड. आप इस वक्त सबसे अच्छा बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऑटो एंसिलरी कहाँ ढूंढ पा रहे हैं? मैं इनफैक्ट देख रहा था, लुक एट जेके टायर के नंबर्स को देखिए. आई मीन प्रोडक्ट इनोवेशन जिसे कहते हैं ना, अब टायर में चिप आ रही हैं, आप सेंसस अपने टायर की हालत देख सकते हैं ना, एयर प्रेशर देख सकते हैं. प्रोडक्ट इनोवेशन वॉल्यूम जनरेट करता है हमेशा. आपका इस स्पेस पे व्यू क्या है? तो ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोबाइल एंसिलरी दोनों के अंदर आई थिंक की ग्रोथ तो आगे जाके बरकरार रहेगा. खाली छोटा चैलेंज ये समय के अंदर आ रहा है कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द OEMs will be forced to increase the product prices in this quarter, of course along with the good demand, but they will have to increase the product prices largely because of the fact that I think the raw material के दाम बढ़ रहे हैं. They are experiencing the cost pressure on the copper, they are experiencing the cost pressure even on aluminium, and so is the zinc. So मैं ऐसा समझता हूँ कि I think most of the companies will have to increase the prices and pass it over. Fortunately, जो commercial vehicle का क्षेत्र है, उसका जो कारोबार है वो लॉजिस्टिक के साथ में जुड़ा हुआ है, और जो हिसाब से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के अंदर, इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू फ्रेट कॉरिडोर्स, मैं ऐसा समझता हूँ कि द लार्जर डिमांड फॉर सम ऑफ द मिड साइज ट्रक्स एज वेल एज फ्रॉम द लार्ज हैवी कमर्शियल व्हीकल will continue to drive the market, including company like Ashok Leyland के जिसके पास नए बसेस, EV बसेस के ऑर्डर्स जो ज्यादा आते हैं, तो शायद I think this is going to demand higher amount of capacity utilization, at the same time some increasing the capacity as well. So overall picture remains I think quite intact. Maybe I think one can argue for the percentage growth in a quarter to quarter basis, but on the whole I believe that I think a 15% kind of a growth in the business is distinctly understood. Maybe उससे थोड़ा better आ सकता है in coming times given the kind of strength of commercial vehicles.
देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, बड़ा खुल के अपना मत आपने आज सभी सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड निकट भविष्य में आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी। अब आते हैं क्लोजिंग की तरफ। 25932 क्लियरली आई मीन ग्रैब्ड बाय ऑप्शन राइटर्स। अनुज, शायद ये कंप्लीटली वो 25,900 26,000 के कॉल राइटर्स के फेवर में गई एक्सपायरी, बट व्यू क्या रहेगा कल के लिए? देखो, देखिए आज ऑप्शन राइटर का दिन था, लेकिन फिर भी अगर आप कैरी कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को, जो कि हमारा व्यू रहा है, तो आपके और 60-65 पॉइंट जुड़े ही होंगे उसमें, है ना। तो अभी भी कैरी करना है और लॉन्ग पोजीशंस को कैरी करिए। अगर आप चाहें ओवरनाइट, सिर्फ ओवरनाइट से रिस्क से बचने के लिए अगले हफ्ते के पुट ऑप्शन से उसको हेज कर लें, आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन से। वो सिर्फ एक कल को बड़ा इवेंट ना हो जाए, रात को ट्रंप कुछ ना बोल दें, यूएस में कुछ ना हो जाए, वो एंथ्रोपिक वाला मामला कुछ ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, उससे बचाने के लिए, और कुछ नहीं। लेकिन मार्केट में क्लियर टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है। आज भी देखिए आप, हर डिप में बाइंग आ गई। एक समय लग रहा था कि हम, अब जब हमने शो शुरू किया था तो हम ऑलमोस्ट डे लो पर आ गए थे बीरू, लेकिन इमीडिएटली देखिए आप एकदम से बाइंग आई और वो तो 3 PM फैक्टर आ गया, उस वजह से थोड़ा सा वापस हम 965 960 तक जाकर फिर नीचे आ गए। लेकिन अब बस एक 26,050 के ऊपर निकलने की देर है। अब 25,800 ने हमें थोड़ा तंग किया था, 3-4 दिन हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, निकल गए उसके ऊपर। अब 26,050 है, वो भी निकलेगा और वो हो सकता है किसी दिन गैप के साथ निकल जाए। और एक चीज़, सुबह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 25,800 था, 50 पॉइंट ऊपर आए हैं हम, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी उस हिसाब से 25,850 पर ले आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हायर हाई हायर लो और डे लो से काफ़ी ऊपर क्लोज। मेरे लिए ये फैक्टर्स पॉजिटिव है मार्केट के लिए। तो ये व्यू है इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे कल के लिए। कुछ देर में हम चलेंगे कुछ और। एक बार डायरेक्टर साहब मेरा ब्रेथ दिखा दीजिए, मैं ब्रेथ जरा पूरी कर दूं यहाँ पर, क्योंकि फिर उसके बाद BTST ट्रेड्स को पूरा करेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले BTST ट्रेड से माफ़ी चाहूँगा मैं। मानस बताइए, कल यानी वेडनेसडे के लिए क्या पिक करेंगे आप? तो देखिए, वेडनेसडे के लिए मेरा समझना है कि अशोक लेलैंड में खरीदारी करनी चाहिए। कल ही हमने ब्रेकआउट देखा था और आज वापस हमें लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, तो आई थिंक ये रैली अभी कंटिन्यू रहेगी। अशोक लेलैंड के फ्यूचर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस 206 रुपए का लगाएंगे और टारगेट 215 रुपए के सेट करेंगे। अशोक लेलैंड बाय करेंगे। मानस जी, शानदार मूव आ रहे हैं नंबर से पहले, तो मार्केट क्लियरली एक्साइटेड है। और पिछले क्वार्टर में ये स्टॉक 140 पर था और 3 महीने में, जी हाँ 3 महीने में 140 वाला 210 हुआ। इस तरीके की री रेटिंग हुई है, 50% के मूव जो आपको दिखाई दे रहा है 3 महीने में, इस तरीके के मूव्स आए हैं, ऐसी री रेटिंग F&O स्टॉक की, उसके बावजूद स्टॉक चल रहा है। रचना जी बताइए, शॉर्ट कर रही हैं क्या? जी शॉर्ट कर रहे हैं हम ICICI प्रो को और 650 का ऐसे लगा के इसको सेल करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 636। ओके, शॉर्ट कर रही हैं रचना जी इस स्टॉक को, ICICI प्रो को 643 पर। अरुण जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी बाई साइड रहेगा। वेदांता को BTST करने की सलाह है, 690 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक 700 के पार आपको निकलता हुआ नजर आ सकता है, तो करंट लेवल पे बाई करें। स्टॉप लॉस छोटा लगा है, 685 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें और 702 तक के ऊपर में टारगेट रहेंगे। ओके, अमित जी बताइए, आपकी ट्रेड क्या रहेगी आज के लिए? जी अनुज जी, बजाज ऑटो को लॉन्ग करना है। लगभग 9770 का प्राइस है इसका। इसका स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 9700 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 9900 के। ओके, बजाज ऑटो बहुत ही खूबसूरत ब्रेकआउट है इस स्टॉक में 9769। कविता जी, आपका ट्रेड वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? सो वीरेन जी, रिजल्ट्स पहले M&M का प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छा है। 10, 20, 100 EMA के क्रॉसओवर्स पर एक अच्छी पोजीशनिंग बनते हुए दिखी है। 3676 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। प्रोजेक्शन 3750, 3780 के प्राइस मूव बनते हुए दिखने चाहिए। 3620 के स्टॉप लॉस के साथ इसे एज ए BTST के साथ। ओके, चलिए ये हो गए आपके लिए कुछ ट्रेड्स। अब चलते हैं बीरू के पास, आज की ब्रेथ जान लेते हैं। बीरू, अब बताइए कैसी रही? बिल्कुल अनुज, ब्रेथ कल के मुकाबले थोड़ी सी अगर आप देखें तो, क्योंकि कल एक बहुत ही अच्छा मूव था, गैप अप भी था, सस्टेन भी कर गया था, तो उसके कल ऑलमोस्ट 145 एडवांसेस थे। उसकी तुलना में थोड़ा सा अगर आप देखें फीका है, बट स्टिल आई मीन गुड। और कैपिटल मार्केट थीम अगर आप देखें तो आज अच्छी थी, तो ये फिगर जो है वो इवनली पॉइज नज़र आएंगे आपको। लॉन्ग शॉर्ट थोड़े से झुकाव लॉन्ग की तरफ है, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग दोनों इक्वल अनुपात में है। लॉन्ग देखते हैं आइए कहाँ कहाँ पर है। और आज
दो थीम्स, दैट्स कैपिटल मार्केट और ये आपका EMS, और इनफैक्ट जो आपके न्यू एज स्टॉक्स हैं सब ने अच्छा किया। एम्बर, BSC, स्विगी, एटर्नल, टर्न पावर, इन सभी काउंटर्स में अच्छी तेज़ी खेली गई, तेज़ी के सौदे, लॉन्ग बिल्डअप। संवदा मदरसन, केफिन, टाटा एलेक्सी, एंजल वन, टाटा टेक, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट कवरिंग थी, यानी मूव को स्पॉन्सर किया मंदड़ियों की घबराहट ने, बैकफुट पे आए वो। शॉर्ट बिल्डअप था ऑरबिंदो फार्मा में, ज़ायरस लाइफ फार्मा में, जैसा कि उन्होंने टिप्पणी भी की थी कि इट सीम्स लाइक अ कोलैप्स, आई मीन, है ना। और RBNL, पतंजलि फूड्स, फेडरल बैंक, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ और लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी प्रॉफिट्स, मुनाफा कहाँ पे कन्वर्ट हुआ कैश में। चोला, सम्मान कैपिटल, वोल्टास बहुत सुपर एग्रेसिव मूव के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आया, श्रीराम फाइनेंस और डॉक्टर एटीज। एक स्टॉक पे और मैं आपकी मतलब एक पैनल की राय लेना चाहूँगा, जरा प्लीज़ एक बार बजाज फाइनेंस लेके आइएगा। मोमेंटम बन रहा था NBFCs में, बट समहाउ 3 दिन से लॉस सा है। ये अरुण, आपकी राय क्या रहेगी? 2 दिन पहले 6 फरवरी को एक बड़ा अच्छा केस बन रहा था रेंज ब्रेकआउट का, फॉलिंग चैनल के ब्रेकआउट का, सारे एवरेजेस के ऊपर कैपिटलाइज करने का, लेकिन सडनली वो कोलैप्स हो गया। एक कैंडल रिवर्सल की फीलिंग आ रही है क्या आपको, या फिर आप कहेंगे नहीं, अगर एक बार फिर से ट्रेड करना शुरू करें 970 के ऊपर तो स्ट्रेंथ आएगी इस स्टॉक में? वीरेंद्र जी, एकदम आपने बिल्कुल सही कहा। 970, 975 के ऊपर अगर वापस निकलता है तो मोमेंटम फिर से बन सकता है। एक रिवर्सल के संकेत जरूर है, पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 950, 955 के आसपास एक गैप है, और ओवरऑल मुझे लग रहा है उसी के आसपास सपोर्ट भी रहना चाहिए। तो एक रेंज बाउंड मुझे लग रहा है स्टॉक रह सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। 955, 950 नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है, और ऊपर में 975, 980 के आसपास एक रेजिस्टेंस के तौर पर निकल के आ रहा है। डेफिनेटली इसका जो मोमेंटम आएगा वो 975 के ऊपर ही आना चाहिए। एग्जिस्टिंग अगर लॉन्ग पोजीशंस है, किसी ने ले रखी है, तो 955 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। ओके, बजाज फाइनेंस, ये हो गई आपके लिए एक ट्रेड। एक बार आयशर मोटर्स का चार्ट लेकर आइए जरा। पिछले कुछ मिनटों में ठीक ठाक बाइंग हो रही है यहाँ पर आयशर मोटर्स में। ध्यान रखिएगा, आयशर के नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब तक आए नहीं हैं आयशर के नंबर्स, लेकिन यहाँ पर एक ठीक ठाक मूव आ रहा है। इसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है, एक बार वो देख लेते हैं। एडजस्टेड क्लोज निफ्टी की करीब 25,940 पर होगी, ध्यान रखिएगा। एक बार आप लेकर आइए लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन एंड ट्यूब्रो लगातार जब से उसके नंबर्स आए हैं उसके बाद से वन वे तेज़ी, इनफैक्ट बजट के दिन से अच्छी खासी तेज़ी है इसमें। लार्सन एंड ट्यूब्रो में 4171। लार्सन पर मानस जी क्या भी रहेगा? देखिए, जो मेन ट्रेंड है लार्सन का वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। कल हमने आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। प्राइस ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 4250 के आसपास के आते हैं। अभी भी करंट लेवल्स पे भी एक ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 4134 के नीचे लगा के रखना है और टारगेट सेट करने हैं 4250 के। ओके, L&T एक स्टॉक और रखिएगा, वो है FMCG में, द मोस्ट ओवरसोल्ड स्टॉक। मतलब इतना बिका हुआ है कि इसका जो मंदी का फेज जो है वो 11 अक्टूबर 2024 से चल रहा है। दैट्स कोलगेट। कविता जी, कोलगेट में आपको कुछ हंटिंग करने का मौका मिलेगा क्या? हालांकि ये 100 डेमा को क्लोज करके क्लोज हो रहा है, हालांकि 100 डेमा पे क्या 200 डेमा पे मल्टीपल टाइम फेलियर आए हैं, लेकिन इस बार एटलीस्ट ये है कि आपने पिछले 1 महीने की प्राइस रेंज को क्रॉस किया है। और ये HUL में हुआ था केस, ये नीचे डाबर में हुआ केस, टाटा कंज्यूमर में हुआ केस, बट कोलगेट यहाँ पे आपका टिक गया। इस क्लोजिंग ने आपको इम्प्रेस किया क्या? वीरेंद्र जी, शो के स्टार्टिंग से इसे देख रहे हैं, महीने भर का इसने एक ब्रेकआउट जरूर दिया है। एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है ऊपर में 2202, 2250 पे रेजिस्टेंस काउंटर का आता हुआ दिखता है। अच्छे मूव बने हैं लास्ट आधी घंटे में। 2160 के स्टॉप लॉस के साथ अगर पोजीशनिंग की है तो 2250, 2280 के प्राइस मूव के लिए से देखा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं टेक्सटाइल शेयरों की। आज बहुत प्रेशर है टेक्सटाइल स्टॉक्स पर, क्योंकि जो अमेरिका ने बांग्लादेश को डील दे दी उससे कहीं ना कहीं यहाँ मायूसी आई है, ये फैक्ट है। विनय से जानते हैं कि क्यों आज स्टॉक्स में इतनी गिरावट है। बिल्कुल, तो आज टेक्सटाइल स्टॉक्स में वापस थोड़ी प्रेशर दिख रही है। वापस टेक्सटाइल स्टॉक्स आज फोकस में आ गए, क्योंकि ओवरनाइट क्या हुआ, यूएस और बांग्लादेश ने डील साइन कर लिया। अब ये डील का टैरिफ रेट क्या आया, 19% टैरिफ रेट। ये तो एवरेज रेट था, पर टेक्सटाइल के लिए एक ट्विस्ट आ गई। उन्होंने बोला कि 0 टैरिफ हो सकता है बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स या अपैरल एक्सपोर्ट्स पे, अगर
वो लोग जो उनका इनपुट है यूएस कॉटन या मैन मेड फाइबर वो यूएस से इंपोर्ट करें, वहाँ से उनके ये मटेरियल से वो लोग बनाए और वापस यूएस को बेचें, तो तब वो टैरिफ ज़ीरो बन सकता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि इंडिया देखे तो इंडिया एक्सपोर्ट भी काफ़ी करता है बांग्लादेश को भी, यार्न, कॉटन, मैन मेड फाइबर। तो अभी ये थोड़ा एक ग्लिच आ सकती है। प्लस अगर बांग्लादेश का टैरिफ ज़ीरो हो गया वर्सेस यूएस एंड यूएस बांग्लादेश डील में विद दिस टेक्सटाइल कैविएट जो है कि हम लोग यूएस की इंपोर्ट यूज़ करेंगे, ज़ीरो हो गया तो वो थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है। पर एनालिस्ट से जब मैंने बात की तो उन्होंने क्या बताया कि यस थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, बांग्लादेश के थोड़ा इंक्रीमेंटल पॉजिटिव हो जाएगा। पहले अपना रेट था 18% जो डिसाइड हुआ, उनका रेट है 19%। बाकी सेम कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बांग्लादेश में तो सबसे ज़्यादा ही थी, मतलब दे वर हायर वर्सेस इंडिया, तो वो वापस स्क्वायर वन पे आ गए। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो स्लाइटली न्यूट्रल, स्लाइट बिट प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर रहेगा बट नॉट अ मेजर इम्पैक्ट, ऐसा एनालिस्ट ने हाईलाइट किया है। और उन्होंने ये भी बताया कि टेक्सटाइल कंपनीज के लिए अब यूएस श्योरली बिग मार्केट है इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज के लिए, बट हमने जो यूके एफटीए साइन किया है, ईयू एफटीए साइन किया है, यूएस के साथ भी जो ट्रेड डील है, ऐसा नहीं है कि क्लाइंट्स वहाँ से बंद हो जाएंगे। दीज ऑल आर ऑल्सो पॉजिटिव ट्रिगर्स जो काम करेंगे उनके लिए, और इसीलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आज थोड़ी प्रेशर में है, बट आउटलुक अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट अभी भी नॉट समथिंग दैट कोई चिंता की बात है वहाँ पे। ओके चलिए, लेकिन खैर स्टॉक्स में तो अभी चिंता दिखाई दे रही है आपको, 5 से 8% नीचे हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ वीरू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात लोगों को बताना कि क्यों ये फ़र्क है। बांग्लादेश ने एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है जो इंडिया ने नहीं किया है, वो है एग्रीकल्चर। बांग्लादेश ने एग्रीकल्चर, हमने यूएस के लिए एग्रीकल्चर नहीं खोला, आपको याद होगा, एग्रीकल्चर और डेयरी को ट्रेड डील से बाहर रखा गया है। अब जो लोग बोल रहे हैं कि भाई बांग्लादेश को ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिली, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर और डेयरी को ओपन रखा है अमेरिका के लिए, और वहाँ पे भी ज़ीरो टैरिफ रखा है उनके लिए, जो हमने नहीं किया है। तो वो एक फैक्टर है। अब ऑब्वियसली यू विन सम यू लूज सम, तो उस हिसाब से, लेकिन ये एक फैक्ट है। चलिए एक बार मार्केट ब्रेड देखते हैं कैश की, करीब करीब 1.6:1, कल जितनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आज कल के मुकाबले क्रंच हुआ है, और वो जो पैरेलल लाइन थी वो थोड़ी सी पास आई हैं लाइंस जो हैं। लेकिन क्लियरली लास्ट के कुछ मिनटों में मार्केट में सबसे ज़्यादा जो मूव आया वो आया अशोक लेलैंड में, जहाँ शानदार मूव बने टुवर्ड्स द एंड। एम्बर में अच्छे मूव्स बने। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर डे हाई पर कारोबार हुआ। एक बार आप ऊनो मिंडा और लेकर आइए जरा। ऊनो मिंडा स्टॉक डे हाई पर बंद हो रहा है 1234 पर, इंटरेस्टिंग फ्यूचर्स में। अमित जी, ऊनो मिंडा का चार्ट देखिए एक बार जरा, कोई बीटीएसटी का कैंडिडेट है क्या ये? जी इनफैक्ट काफी स्ट्रेंथ है अनुज जी, जिस हिसाब से ये मूविंग एवरेजेस से बाहर आ रहा है और डेज हाई पे क्लोज हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 1218 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स हमारे 1260 के रहेंगे। ओके यूनो मिंडा आपकी स्क्रीन पे। चलिए अब एक काम करते हैं डॉक्टर साहब, बस एक बार चलते चलते जरा ब्रेंट क्रूड की ट्रेजेक्टरी दिखा दीजिए मुझे। कल सुबह जब हम, आज सुबह जो चीज़ हमारे अगेंस्ट खड़ी थी, वो था क्रूड, और अभी क्रूड की स्थिति है 68.96, स्टिल एट हायर ट्रेजेक्टरीज, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है बट स्टिल 69 इज स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी। और ओएनजीसी को देखिए आपके स्क्रीन पे 2% ऊपर 270 को स्ट्राइक करता हुआ, और जैसे कि अनुज ने टिप्पणी करी, अशोक लेलैंड इस क्लोजिंग का सबसे एग्रेसिव स्टॉक था। जिसने इस क्लोजिंग में तेज़ी हासिल करी वो था अशोक लेलैंड। और प्रीमियर को देखिए एक बार, ये भी आज 50 रेमा के ऊपर 820.75 पे, और एस्ट्रल 1532 पे बहुत ही खूबसूरत ब्रेकआउट के साथ इस दौर की, यानी 13 नवंबर के बाद की सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे जाकर ट्रेड कर रहा है। ये कुछ थे आज के शानदार स्विंग, बट लीडर इन द पैक बीएससी, स्विगी एंड एम्बर। अनुज, ओवर टू यू फॉर क्लोजिंग। ओके चलिए अब स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्केट की क्लोजिंग की। अच्छी क्लोज थी आज, भले ही आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करें कि हम 25,950 के ऊपर बंद नहीं हो पाए, लेकिन ठीक है, वन स्टेप एट ए टाइम। 50 पॉइंट निफ्टी ऊपर था, थोड़ा निफ्टी बैंक ने जरूर डिसअपॉइंट किया, 100 पॉइंट नीचे था। आईटी में अच्छी रिकवरी थी, आज सुबह नीचे खुला था आईटी, लेकिन ग्रीन में बंद हुआ। उसके मुकाबले आप देखें मिड कैप और स्मॉल कैप आज फिर आउट परफॉर्मेंस, आई थिंक तीसरा दिन रहा होगा आउट परफॉर्मेंस का। मिड कैप 0.5% ऊपर था, स्मॉल कैप 1/3% ऊपर था। एडवांस डिक्लाइन ऑब्वियसली कल जितना नहीं था, क्योंकि कल तो स्मॉल कैप 3% ऊपर था, लेकिन आज फिर भी 1850 बढ़ने वाले शेयर, 1150 गिरने वाले शेयर रहा एडवांसेस के फेवर में ही एडवांस डिक्लाइन। सेक्टोरल गेनर्स सबसे ऊपर कैपिटल मार्केट, सुबह से बीएससी ने इसको लीड किया 2.5% ऊपर। ऑटो करीब 1.5% ऊपर। मेटल्स में अच्छी तेज़ी थी, डिफेंस, रियल्टी और ऑयल एंड गैस में तेज़ी थी। लूजर्स ले आइए फटाफट।
सेक्टोरल लूजर्स इसमें फार्मा, कैपिटल गुड्स, PSU बैंक्स और निफ्टी बैंक। निफ्टी गेनर्स पर आ जाइए फटाफट। इटर्नल टॉप गेनर, उसके अलावा टाटा स्टील, M&M, ONGC, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा थे। और लूजर्स पे आ जाइए फटाफट एक बज रहा आज के इंडेक्स लूजर्स में HCL टेक, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डीज, भारतीय एयरटेल लगातार दिक्कत में रहा है भारतीय एयरटेल, और अदानी एंटरप्राइजेस। जी हाँ, तो एक जुझारूपन बाजार में आज, और निफ्टी 25,900 पे क्लोज हुआ 16 पे। वो तो एक एक्सपायरी और के दिन ऑप्शन राइटर्स के हक में ही गेम गया, बट स्टिल अ गुड क्लोज। चलिए इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और अब मुझे और अनुज को आज्ञा दीजिए, और कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी सारे समीकरण, ग्लोबल मार्केट, स्ट्रैटेजीज, स्टॉक्स इन न्यूज़ ब्रेथ लेकर। कल सुबह मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Power